तो गाइज सीधी काम की बात पे आते हैं। अरे परे की कोई बकवास नहीं। और काम की बात ये है कि अगर आपको मेंस में एथिक्स में अच्छे नंबर लेने हैं और अगर आपको अपने जीएस 2 में अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हम एथिक्स इन गवर्नेंस वाली जो ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी 2006 की आई हुई है और ये आपकी तब तक रेलेवेंट रहने वाली है जब आपकी नेक्स्ट एआरसी ना आ जाए जो अभी 30-40 साल बाद शायद आएगी। राइट, तो हम यहाँ पे एथिक्स इन गवर्नेंस वाली ये जो इनकी फोर्थ रिपोर्ट थी उसको कवर करेंगे और इसका जो कंटेंट का पूरा क्रेडिट है वो जीएस स्कोर की टीम को जाता है। इनके जो ये एआरसी के नोट्स हैं हम यहाँ पे वो सारी चीजें देखेंगे। राइट, सिंपल बात है। इस एक लेक्चर में हम सेकंड एआरसी की गवर्नेंस से रिलेटेड क्या क्या रिपोर्ट्स रही है और इसमें ये एक रिपोर्ट आपके बहुत सारे एरियाज को कवर कर देगी। दूसरी रिपोर्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं। सिर्फ इस रिपोर्ट से आपका आरटीआई में क्या रिफॉर्म आना चाहिए, राइट, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंक्रीज हो और इवन एथिक्स, आधा एथिक्स का कॉन्सेप्ट आपकी इस एक वीडियो में कवर हो सकता है। अगर अगर मेरे लिए ये पॉसिबल हुआ कि इस रिपोर्ट को मैं 1-1.5 घंटे में यहाँ पे पूरा कवर कर दूंगा और अच्छे से। तो बिना किसी देरी के हम अब चलते हैं आगे। राइट, उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी टाइम से मैं देखो वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे कुछ कमेंट आए हुए हैं कि आई एम टारगेटिंग फॉर 2023। ये कोई शुभ चिंतक है अपने, तो ये बता रहे हैं कि आप वीडियोस अपलोड करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन गाइज, और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। राइट, तो चलते हैं एआरसी की पहली रिपोर्ट पे। राइट, तो इसमें ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि एथिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, लीगल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, करप्शन से फाइट करने के लिए सीवीसी वगैरह वगैरह, इनमें सारे चेंजेस क्या होने चाहिए, आरटीआई में क्या चेंज है और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसे हम बेटर कर सकते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल गुड, सोशल कैपिटल क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं बेटर। राइट, क्या क्या सिस्टमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, ऑनेस्टी कैसे प्रमोट की जाए सिविल सर्वेंट्स में। भाई ये ऐसी चीजें हैं जो आपके जीएस 2 में भी आएगी, आपके जीएस 1 में भी आएगी सोसाइटी में, और जीएस 4 में तो आप कहीं पे भी एआरसी की रिपोर्ट कोट कर सकते हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। यहाँ पे 1-2 चीजी लाइंस हैं जो आपने याद रखनी है, और ये एक मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप 10-12 बार सुनोगे, राइट, सिर्फ सुनने मात्र से आपका सारा काम बन जाएगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस यहाँ से कुछ ही चीजें आपने पिक करनी है और वहां से आपका मतलब मेंस के ये जो 2 पेपर हैं उनका हाफ पार्ट आपका यहीं पे इस एक वीडियो में पक्का कवर हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे कुछ चीजी लाइंस हैं जैसे एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ। एथिक्स की एक और डेफिनेशन भी है कि एथिक्स इज नोन एज द साइंस ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। आपकी मोरालिटी कुछ और होगी, राइट, यूएसए में मोरालिटी कुछ है और है, इंडिया में मोरालिटी कुछ और है, मॉरल स्टैंडर्ड्स कुछ और है। तो मोरालिटी क्या है? ये वेरी करती है, लेकिन एथिक्स इज नॉट वेरी वेरिएबल। रिलेटिव तो है लेकिन उतने ज्यादा वेरिएबल नहीं है। इट इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ मोरालिटी, कि साइंटिफिक ग्राउंड्स पे जो मॉरल प्रिंसिपल्स को हम अडॉप्ट करते हैं दैट इज नोन एज एथिक्स। तो यहाँ पे एथिक्स की डेफिनेशन ये देते हैं कि एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ एंड विच हेल्प गाइड बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। Now, standards do not by themselves ensure ethical behavior, कि standards अपने आप ethical behavior को ensure नहीं कर सकते। आपको इसके लिए एक robust culture of integrity प्रमोट करना होगा। आपकी एआरसी यही कहती है, इंट्रोडक्शन में ये यही कह रहे हैं। और इंटीग्रिटी का कल्चर कैसे प्रमोट करना है यही इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी कैसे प्रमोट करें। दिस इज ऑल अबाउट योर एआरसी फोर्थ रिपोर्ट। नाउ, इंटीग्रिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है करप्शन का, कि करप्शन इज एन इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ एथिक्स। राइट, और एथिक्स की ये जो टर्म है ये कहाँ से इमर्ज हुई, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, बिल्कुल याद नहीं रखना है कि अराइजिंग फ्रॉम हैबिट। बेसिकली एथिक्स इज समथिंग कि जो आपकी जो हैबिट्स हैं वो आप एथिक्स आपके हैबिट्स में आना चाहिए, राइट, आपकी आदतों में आना चाहिए। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था, यहाँ एरिस्टोटल को आप कोट कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू बी एथिकल you have to perform moral duties regularly. You have to be a regular ethical person. तो regularly आपको moral duties follow करनी है. The principle of regularity should be there. एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक लिखी थी निकोनोमेकियन एथिक्स, राइट, ऐसे उसका एक नाम था। तो
इसमें एरिस्टोटल ने एक ऐसी बात कही थी कि इफ यू वांट टू बी एथिकल, बी ए रेगुलर एथिकल पर्सन, right? And anti-corruption interventions so far have been ineffectual, right? तो इनइफेक्चुअल होने की क्या कारण है कि आपका जो करप्शन के इंटरवेंशंस हैं ये इनइफेक्चुअल हुए हैं, ये भी यहाँ पे एनालाइज किए गए हैं। नाउ एआरसी सेज कि हमें अगर करप्शन और एथिकल गवर्नेंस को बढ़ावा देना है तो we need to promote the good behavior of the people, we need to incentivize the good behavior, right? There should be an incentive structure। और ARC में थ्रू आउट ARC आप ये देखोगे कि इन्होंने इंसेंटिव्स देने की बहुत बात कही है कि गवर्नेंस में इंसेंटिव रखो उन लोगों के लिए जिनका बिहेवियर अच्छा है, जो एथिकल लोग हैं और जिनकी प्रोडक्टिविटी ऐसी अच्छी है। तो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए प्रोडक्टिविटी प्रोफाइलिंग, राइट, तो उसका भी इन्होंने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। नाउ this ARC says कि if good behavior is consistently rewarded and bad behavior is consistently punished, then the bulk of the people follow the straight and will follow the straight and narrow path। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी ये चीजी लाइन यहाँ पे आप उठा सकते हैं कि अगर गुड बिहेवियर को कंसिस्टेंटली रिवार्ड किया जाए और बैड बिहेवियर को हम कंसिस्टेंटली पनिश करें तो हम जो है करप्शन की मैनिफेस्टेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड बोथ वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशंस मैटर। वैल्यूज आर नीडेड टू सर्व एज गाइडिंग स्टार्स एंड दे एग्जिस्ट इन abundance in our society। Values are already there in the society, but in order to secure those values we need institutions, because according to ARC institutions provide the container which gives shape and content of the values। ये लाइंस में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये चीजी लाइंस है गाइस, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। ये चीजी लाइंस हैं, अगर आप बार बार इन्हें सुनेंगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड ए कंटेनर व्हिच गिव्स द शेप एंड कंटेंट टू द वैल्यूज, राइट? दे ब्रिंग इफेक्ट in the values of the society, right? They make the values effective। तो इसलिए आपके लिए इंस्टीट्यूशंस का डिजाइन होना बहुत जरूरी है ताकि वैल्यूज को एनफोर्स भी किया जा सके। नाउ दे से कि करप्शन एंड अब्यूज ऑफ ऑफिस हैज बीन एग्रीवेटेड बाय मेनली 3 फैक्टर्स। अगर वो आपसे पूछे कि करप्शन के मेन कारण क्या है तो ये ARC कहता है कि पहला है कॉलोनियल लेगेसी। ये आपने भी इसी सीक्वेंस में लिखने हैं कि ARC के अकॉर्डिंग पहली जो कारण है वो है आपका कॉलोनियल लेगेसी ऑफ अनचैलेंज्ड अथॉरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स क्या है, खुद को माई बाप समझ बैठते हैं, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग करप्शन बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा है कि एसिमेट्री ऑफ पावर इन द सोसाइटी। पावर जो है ना सोसाइटी में बहुत एसिमेट्रिकल है। और ARC क्या कहता है कि इंडिया में जो 90% ऑफ लोग हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं और इन्हें जो तनख्वाह मिलती है ये बहुत कम है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को तनख्वाह बहुत कम मिलती है, लेकिन ये जो आपके 10% जो लोग हैं, जो 10% लोग हैं, इनमें से अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इवन गवर्नमेंट का जो पियोन है वो भी 18-20 हजार रुपया सैलरी ले रहा है। वो प्राइवेट सेक्टर के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के एक मैनेजर से भी ज्यादा अर्न कर रहा है, राइट? तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट एसिमेट्री ऑफ पावर, राइट? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास फाइनेंशियल पावर्स भी बहुत ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने कैप्चर कर रखा हुआ है। यही बात ARC ने भी कही है कि जो लोलीएस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स है दे आर बेटर ऑफ देन मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री। इस एसिमेट्री ऑफ पावर की वजह से क्या है कि हर आदमी अपनी पावर को दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है, राइट? ये एक दूसरी वजह है। थर्ड कॉज ये क्या कहते हैं कि एज ए conscious choice, the Indian state in the early decades after independence chose a set of policies whose unintended consequences was to put the citizen at the mercy of the state। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ये तीसरा कारण क्या बताते हैं कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली हमने क्या है कि सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, कहने को हम मिक्स्ड इकोनॉमी थे लेकिन बहुत ज्यादा हमारा जो इकोनॉमी का पार्ट था ये सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन से डील करता था। जो हमारी गवर्नमेंट थी उनकी मोनोपोली थी, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो उतना इमर्ज नहीं कर पाया और लोगों के पास उतने ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, राइट? तो वो एक तरीके से स्टेट की मर्जी पे डिपेंड हो गए। अब स्टेट को चलाता कौन है?
पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स को इतना इन्फ्लुएंशियल बना दिया गया इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से कि इससे आपकी सोसाइटी में ओवर रेगुलेशन आ गई और इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया गया, राइट। इसकी वजह से करप्शन बढ़ा, राइट। डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा अवेलेबल था पब्लिक सर्वेंट्स के पास। तो ये जो सारी चीजें हैं, डिस्क्रिशन हो गया, राइट, आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी है, ओवर रेगुलेशन है, ये सारी जो चीजें हैं, इन्होंने पब्लिक सर्वेंट को एक पैटर्न एंड मास्टर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स दे हैव बीन टर्न्ड इनटू मेंडिकेंट्स, राइट। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि करप्शन बढ़ने के क्या कारण है। कारण हमने जांच लिए, राइट। ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया, आपके इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, ओवर रेगुलेशन हो गया, ये सारी चीजें, और आपका जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो सारी चीजें, और एसिमेट्री ऑफ पावर, ये 4-5 चीजें आपने करप्शन के कारण जांच लिए बेसिकली, और ये आपका GS2 के लिए भी बढ़िया हो गया, राइट। नेक्स्ट आता है कि ये क्या कहते हैं कि इट is well recognized that every democracy requires empowerment of citizens. In order to remove corruption, you need empowered citizenry. And how do you empower the citizens? The best way is through educating them and through informing them. This is why, in order to prepare an informed citizenry, there was RTI Act in 2005. तो इस तरीके से एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैसे आप कह सकते हैं कि किस तरीके से एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन लाया जा सकता है। दिस इज द मेथड कि आप इन्फॉर्म करें उन्हें, एजुकेट करें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनमें लाए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इसी से आप अपना करप्शन को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। Perhaps the most, ये एक और चीजी लाइन है यहाँ पे, perhaps the most important determinant of integrity of the society or prevalence of corruption is the quality of politics. Now they say कि अगर आपको करप्शन रिमूव करना है तो you have to better the quality of the politics. इसीलिए आप देखेंगे अभी जो हम अगले तुरंत जो अभी कुछ पेजेस देखेंगे उसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म कैसे लाए जाएं, पार्टी में क्या रिफॉर्म हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। क्योंकि ARC ऑल्सो रिगार्ड्स, एंड आप भी ये कह सकते हैं कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में ये रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिफॉर्म इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ये एक क्वेश्चन आए तो वहां आप ARC का ये चीज कोट कर सकते हैं कि ARC ऑल्सो रिगार्ड्स द क्वालिटी ऑफ द पॉलिटिक्स एज वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ द integrity of maintenance of integrity in the society. तो ARC also regards quality of politics as an essential condition for integrity in the society. आप इस तरीके से ये सारी चीजें कोट कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर सही नहीं है ना, if politics is not going right in the society, तो डेफिनेटली आपकी सोसाइटी में जो माल एडमिनिस्ट्रेशन है ये जरूर आएगा, क्योंकि रियल पावर इन इंडिया इट रेस्ट्स विद द पॉलिटिक्स, राइट, इट रेस्ट्स विद द पॉलिटिशियन। अगर वही एथिकल नहीं होंगे तो बाकी सारी चीजें भी एथिकल नहीं हो पाएंगी। सो लीडरशिप मैटर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप मैटर्स एंड देयर एथिक्स आल्सो मैटर, राइट। एंड एक और चीज लाइन यहाँ पे कि कंपटीशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन सर्टेनली रिड्यूसेस द करप्शन इन सर्टेन सेक्टर्स, कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है डेफिनेटली कुछ एक ऐसे सेक्टर्स है जहां पे इससे आपका जो है करप्शन रिड्यूस होता है। बट इफ डिमांड फॉर करप्शन इज फ्यूल्ड बाय इनएग्जॉस्टिबल एपेटाइट फॉर इलेजिटिमेट फंड्स इन द पॉलिटिक्स, देन इट विल नॉट वर्क। कि अगर पॉलिटिक्स में ही, क्यों पॉलिटिक्स का रिफॉर्म होना जरूरी है, कि मान लो आपने डिसेंट्रलाइज भी कर दिया, मान लो आपने प्राइवेटाइज भी कर दिया, कंपटीशन भी बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी अगर इलेजिटिमेट फंड्स पॉलिटिक्स इसी तरीके से लेती रहेगी, पॉलिटिशियन इसी तरीके से लेते रहेंगे, राइट, स्ट्रीमलाइन करते रहेंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी, मतलब इससे मोरालिटी और ज्यादा डिक्लाइन होगी। इस तरीके का डिसेंट्रलाइजेशन, अब क्या होगा कि सरकार जो है बड़े बड़े अमीर लोगों को बांट देगी अपने जो भी उनके वेंचर्स हैं, और वहां से सिर्फ सरकार क्या है कि फंडिंग लेती रहेगी उनसे। एक तरीके का प्राइवेटाइजेशन ऑफ करप्शन ये आपका हो जाएगा, राइट। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंपटीशन के साथ साथ, कंपटीशन को प्रमोट करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स शुड आल्सो बी इम्प्रूव्ड इन इंडिया, राइट। नाउ
क्या कहते हैं, ARC कहते हैं कि डेफिनेटली सम फॉर्म्स ऑफ करप्शन दे आर रिप्रेहेंसिबल, मतलब उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे करप्शन है विच आर परनिशियस देन अदर्स, जो बहुत ही ज्यादा खराब है बाकी सारे करप्शन के फॉर्म से अलग, एंड दीज करप्शंस दे डिजर्व क्लोजर अटेंशन। तो ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, आप बोल सकते हैं कि ऐसे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं कि ARC also regards that these kinds of corruption dash 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 kinds of corruption are pernicious, right, and they deserve closer attention, right, and delays, harassment, lost opportunity, loss of precious time and wages, uncertainty and potential danger of loss of life, all these are टाइप्स ऑफ करप्शन। करप्शन सिर्फ पैसा लेना या देना नहीं होता है, अगर आपके काम में डिले आ रहा है, अगर आपका हरासमेंट हो रहा है, राइट, जो रेड टेपिज्म जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें भी फॉर्म्स ऑफ करप्शन है। सिर्फ सिर्फ मॉनेटरी एक्सचेंज ये आपके करप्शन की डेफिनेशन में नहीं आता है, ये सारी चीजें भी करप्शन की डेफिनेशन में ही इंक्लूड होती है। लेकिन इंडिया में जो है ना, इंडिया में करप्शन में एक और इसमें एक एनोमली है, वो ये है कि इंडिया में कोल्यूसिव करप्शन पाया जाता है। कोल्यूसिव करप्शन क्या होता है, दो टाइप के करप्शन होते हैं, एक एक आपका हुआ एक्सटॉर्शनरी करप्शन जिसमें एक्सटॉर्शन होता है, राइट, दूसरा हुआ आपका कोल्यूसिव करप्शन। इसमें क्या है कि जो दोनों पार्टीज है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर हो गया और एक ठेकेदार हो गया, ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं। ठेकेदार एडमिनिस्ट्रेटर को क्या है कि पैसा दे देगा, एडमिनिस्ट्रेटर बोलेगा कि ठीक है हमें इतना पैसा दो, हम तुम्हें ठेके दिलवा देंगे सरकारी, राइट। तो ये एक कोल्यूसिव करप्शन हुआ जिसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, और ऐसे करप्शन को एक्सपोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कोल्यूसिव करप्शन की, तो ये कीवर्ड है, आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगली बात की करप्शन से डील करने के लिए ऑलरेडी देयर इज इंटरनेशनल मैकेनिज्म ऑल्सो, वो भी हम आगे इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स बाकी सारे पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने एक अलग से एक, ये तो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है 2003 में लाई थी, इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ इट। इसके अलावा यूएन ने एक अलग से मॉडल लॉ ड्राफ्ट कर रखा हुआ है कंट्रीज के लिए, जो कि उन्हें अडॉप्ट कर सकता है उस लॉ को, राइट, मॉडल लॉ। इस तरीके के स्टेप्स इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहे हैं। और इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्यों जरूरी है हमें करप्शन के लिए, ये एक अच्छा करप्शन क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू एड्रेस द करप्शन, द मीनिंग्स ऑफ करप्शन, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीजें भी हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो कुछ एक ऐसे यहाँ पे इनिशिएटिव बताए हुए हैं कि क्या क्या रिसेंटली हुए हैं, लेकिन 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 ये सारे इनिशिएटिव जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो गया, बेनामी प्रॉपर्टीज को फोरफिट किया जाता है, राइट, बेनामी प्रॉपर्टीज के लिए एक्ट बना हुआ है इंडिया में, फेरा फेमा वगैरह वगैरह, ये सारे जितने भी लॉज हैं, विजिलेंस कमीशन का एक्ट है, ये सारे तब तक आपके इफेक्टिव नहीं होंगे जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की क्वालिटी बेटर ना करें, एथिकल क्वालिटी बेटर ना करें। उसी से रिलेटेड आपकी ये रिपोर्ट है पूरी। एंड देयर शुड बी ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम प्रेजोरेटिव बिजनेस एथिक्स टू एथिक्स इन बिजनेस। तो ये सीधा आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट बन सकता है कि फ्रॉम बिजनेस एथिक्स टू एथिक्स इन बिजनेस, इलेबोरेट, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है सीधे, राइट। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि आप सिर्फ थ्योरी स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी पे फोकस कर रहे हो। बिजनेस एथिक्स इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ द एथिक्स, राइट। जैसे आपके IIM में ये अलग से एक बिजनेस एथिक्स की क्लास रहती है। Now we have to move towards ethics in business. We have to apply those ethics. It is more application based, right? तो इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी पास्ट में भी पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी ने पहले भी पूछे हुए हैं, तो आप होप कर सकते हो कि यहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाए। नाउ कम्स कि एथिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, और इसमें इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स के लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम पॉलिटिक्स से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ARC मानती है कि पॉलिटिक्स का रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, राइट, जुडिशरी में रिफॉर्म्स की जरूरत, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो मैं ये लाइंस यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जब आप बार बार इस वीडियो को सुनेंगे तो ये चीजी लाइंस आपको याद हो जाएगी, राइट। मेरा मतलब यहाँ पे डिक्टेट करने का नहीं है या फिर ये सीधे इन चीजों को पढ़ के आपको सुनाने का नहीं है, लेकिन सिर्फ वही लाइंस जो बहुत जरूरी है, राइट, जिनको आप चीजी लाइंस एज ए कंटेंट एनहांसमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो
वो सारी चीजें हम यहाँ पे उस तरीके से ये कवर करेंगे। तो पॉलिटिक्स में एथिक्स कैसे लाया जाए, इसके लिए सबसे पहले क्या कहती है इस एआरसी कहता है कि एनी डिस्कशन ऑन एथिकल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेसी मस्ट नेसेसरली बिगिन विद एथिकल वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। Why? Because politics and those engaged in it, they play a vital role in legislative and executive wings of the state, acts of commission and omission, in working of constitution and in the rule of law. बिकॉज पॉलिटिशियन जो है इनका एक वाइटल रोल होता है इन लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ द स्टेट, और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने में इनका इन्फ्लुएंशियल रोल होता है। इसलिए पॉलिटिशियंस को एथिकल होना बहुत जरूरी है। एंड स्टैंडर्ड्स सेट इन पॉलिटिक्स प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस दोज इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। दोज इन पॉलिटिक्स हैव ए क्लियर एंड इनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है इन्होंने। तो हमें किस किस चीज में रिफॉर्म करने की जरूरत है? नंबर 1, कैंपेन फंडिंग में। नंबर 2, इलेजिटिमेट मनी जो कैंपेन फंडिंग के थ्रू यूज होता है, राइट। ब्लैक मनी जो है, कैंपेन आप फंड कर दोगे उससे 80-90 हजार करोड़ रुपया वो एकदम साफ हो जाएगा। इलेक्टोरल रोल्स में हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, राइट। फिर वो जो डिजिटाइज भी हो चुके हैं अब उतनी उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि तब डिजिटाइज नहीं था, इसलिए आरसी ने 2006 में रिकमेंड किया था। फिर बूथ कैप्चरिंग को रोकने की जरूरत है, हालांकि अभी उतना नहीं होता है लेकिन फिर भी देयर आर चांसेस कि बूथ कैप्चरिंग हो सके। वायलेंस एंड इंड्यूसमेंट्स, इन्हें रोकने की जरूरत है। एंड इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स नाउ, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वोटर्स को इंटिमिडेट कर पाना बहुत बहुत ईजी हो गया है, राइट। इसलिए इन सारी चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। नाउ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना भी बहुत जरूरी है। व्हाट डज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मीन, ये सीधा क्वेश्चन भी आएगा। और फिर इलेबोरेट हाउ कैन यू टैकल दिस इशू, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है सीधे। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सिंपल डेफिनेशन की पार्टिसिपेशन ऑफ क्रिमिनल्स इन इलेक्टोरल प्रोसेस रेफर्स टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फैंसी लाइंस बनाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल डेफिनेशन दे दो। एंड ये कैसे इंडिया में ये बढ़ रहा है? नंबर 1, माफियाओं को आप एनकरेज कर रहे हो, ये रूट कॉज है। वायलेशन ऑफ लॉज, इलेक्टोरल लॉज, ये रूट कॉज है। पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट। एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ब्रेकर्स इन पॉलिटिकल स्फीयर, कि ये जो कानून तोड़ने वाले हैं पॉलिटिशियंस, इनको क्या है कि अपनी प्रोटेक्शन में रख देते हैं। जैसे आपने वो भौकाल आपने सीरीज देखी होगी, तो हाँ, पॉलिटिकल जो है वो उन्हें प्रोटेक्शन मिला होता है, जो वो 2 भाई है उन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ था उस मंत्री से, मिनिस्टर से, राइट। तो ये भी एक बड़ा कॉज है। नेक्स्ट आता है कि इनऑर्डिनेट डिलेज, राइट, कि जो हाई कोर्ट्स हैं इसमें जो क्रिमिनल्स के खिलाफ, स्पेशली दोज क्रिमिनल्स विच आर इन पॉलिटिक्स, इनके खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं उसमें इनऑर्डिनेट डिले पाया जाता है। हालांकि इन representation of People's Act 1951 there is a section, I think section 67 or 77, there is a section जिसमें ये बात लिखी हुई है कि 6 months के अंदर अंदर ऐसा केस रिजॉल्व होना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ईयर्स लग जाते हैं, 6-7 साल 8 साल। लालू प्रसाद यादव को कितने टाइम बाद ये, मतलब फिर अब वो सही था नहीं था वो अलग बात है, लेकिन देखो कितना टाइम लग गया था इन सारे करप्शन केसेस में। एंड इनडिस्क्रिमिनेट ग्रांट ऑफ पैरोल, जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस होते हैं इन्हें पैरोल भी बड़ी इजीली सरकारें दे देती है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को एनकरेज करती हैं। तो वो सीधे आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर एनकरेजिंग फैक्टर्स ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दीज आर द फैक्टर्स। Number 1, violation of laws. Number 2, political protection to the violators of the law. Number 3, inordinate delays with respect to the judicial process relating to the criminal politicians. And next is indiscriminate grant of parole to the criminals. And number 5, partisanship of the investigation authorities against the criminal politicians. तो ये सारी चीजें हैं जो आपके एनकरेज करती है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को। नेक्स्ट आता है कि इम्प्रूवमेंट्स डिस्पाइट ऑल द फ्लॉज इन द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, इट हैज अ मेजर ऑफ सेल्फ करेक्शन। एज स्टेटेड अर्लियर, significant efforts have been made
over the last 2 decades to bring about meaningful electoral reforms। और अब यहाँ पे बताया हुआ है कि लास्ट डेकेड्स में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या लाए गए हैं। हम इन्हें क्विकली गो थ्रू करेंगे, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब क्योंकि आउटडेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी आपको कुछ पता होना चाहिए कि इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अभी तक क्या क्या लाए गए हैं। पहला कि इलेक्टोरल रोल्स में अब एक्यूरेसी ला दी गई है। प्रिंटेड इलेक्टोरल रोल्स अब सब में बांटे जाते हैं, सारी पार्टियों में, मतलब जो रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं, राइट। और इवन पोस्ट ऑफिस को अब इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने में लगाया जाता है। एंड इलेक्टोरल रोल्स आर अवेलेबल electronically digitally on the website of the इलेक्शन कमीशन। कंप्यूटराइजेशन हो चुका है सारे इलेक्टोरल रोल्स का, ये एक रिफॉर्म है। नंबर 2, एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम एपिक कहते हैं, ई फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक, ई एपिक। तो ये जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है ये भी अब डिजिटल ई फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू होना शुरू हो चुके हैं, राइट। नेक्स्ट आता है कि एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट, इसका डिस्क्लोजर, कौन कौन से एंटीसीडेंट्स। नंबर 1 क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, नंबर 2 उनकी प्रॉपर्टी क्या है, राइट, कितनी उनकी प्रॉपर्टी है, इन सारी चीजों का डिस्क्लोजर करना उन्हें बहुत जरूरी है। देयर इज समथिंग नोन एज फॉर्म 4 और फॉर्म 5 जो उन्हें फिल करना पड़ता है, राइट। दैट इज ऑल रिलेटेड टू क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स, उन्हें पूरा बताना होता है कि मेरे पास क्या क्या क्रिमिनल केसेस है। नंबर नेक्स्ट, ये अभी रिसेंट में हुआ है कि जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी वेबसाइट पे ये अपीयर होना चाहिए कि उनके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ क्या क्या क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, राइट। तो ये सारी चीजें भी हैं। नेक्स्ट आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। नाउ सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये क्या कहता है कि अगर किसी भी आदमी को, राइट, किसी भी आदमी को अगर क्रिमिनल ऑफेंस में 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, 2 साल से ज्यादा की सजा मिली है, तो उसे उसकी बेल होने के बाद, मतलब उसके सजा पूरी हो जाने के बाद, राइट, कन्विक्शन के उसकी जो पूरी जो सजा होगी उस पूरी हो जाने के बाद 6 इयर्स तक वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इट मीन्स, मान लो अगर किसी को 2 साल की सजा हुई है, वो जेल में चला गया, 2 साल की सजा पूरी करने के बाद नेक्स्ट 6 इयर्स तक वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। दिस इज सेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो ये भी एक रिफॉर्म हुआ है, राइट। फिर कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको पता है क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट, कोई जरूरी नहीं है बताना। एंड फ्री एंड फेयरलेस पोलिंग इंश्योर करने के लिए क्या है कि पुलिसिंग के अरेंजमेंट ये बेटर किए जा चुके हैं। ईवीएम अब लाई जा चुकी है, ये 2004 के बाद उतनी ज्यादा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में लाई गई, वैसे ये 1990s में ये शुरू हो चुका था आपके असेंबली इलेक्शंस में लाना इसको, राइट। एंड नंबर नेक्स्ट, साइज रिडक्शन इन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये कैसे एक रिफॉर्म है? बिल्कुल सर, अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लिमिट कर दोगे, जैसे कि सेंट्रल जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, और जो स्टेट में है, जो आपकी जो स्टेट में है, इसमें आपकी जो टोटल स्ट्रेंथ है ये आपकी 12% से ज्यादा नहीं हो सकती है, राइट। तो ये लिमिट्स इसमें पुट कर दी गई है। तो आपने याद रखना है कि जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है उसके रेफरेंस में जो मिनिमम लिमिट है वो भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी प्रेस्क्राइब की गई है और मिनिमम लिमिट वो भी प्रेस्क्राइब की गई है, लेकिन सिर्फ सेंटर के रेफरेंस में सिर्फ मैक्सिमम लिमिट हम बताई गई है कि 15% से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं मिनिस्टर्स को। इससे फायदा ये है कि आपकी जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी मिनिस्ट्री के जो आपके जो मिनिस्ट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ऐड करने के लिए जो लालच दिया जाता था उस टाइम, राइट, वो उस ग्रीड को कम करने में इसमें आपको फायदा मिलेगा और स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट आप इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इश्यूज इन द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अभी क्या है, राइट। नंबर 1, देयर इज इशू इन द पॉलिटिकल फंडिंग, कि इंडिया में पॉलिटिकल फंडिंग बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड है, एंड स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ योर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो 2017 में लाए गए थे, राइट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या है कि आपको अगर 2000 रुपए से ज्यादा डोनेशन देना है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू देना पड़ेगा। वो कहाँ से खरीदना है आपने बॉन्ड? SBI की किसी भी ब्रांच से,
कब खरीदना है, आपके जो भी जो फाइनेंशियल क्वार्टर शुरू होता है, जैसे अप्रैल में शुरू हुआ, मई जून जुलाई में शुरू हुआ, राइट, जो भी आपका फाइनेंशियल क्वार्टर शुरू होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, उस क्वार्टर के पहले मंथ के पहले वीक में, राइट, पहले मंथ के पहले 10 दिन वो आपको एसबीआई में अवेलेबल होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और उस बॉन्ड की खासियत यह है कि इसमें कुछ पता नहीं चलेगा कि ये किसने डोनेशन किया हुआ है, पार्टी को कुछ मालूम नहीं होगा कि ये डोनेशन किसने किया हुआ है। डोनर एसबीआई से ये बॉन्ड खरीदेगा, पार्टी को देगा, पार्टी इसको एनकैश करेगी, राइट। और मतलब और किसी भी पार्टी को अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो भी पैसा मिल रहा है उसकी एक डिटेल फाइलिंग इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करनी होती है। पहले क्या है कि उन्हें सोर्स ऑफ फंडिंग को इलेक्शन कमीशन को डिस्क्लोज करना होता था, यहाँ सोर्स ऑफ फंडिंग डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इससे एलेज किया जा रहा है कि जो ये इस तरीके की इलीगल फंडिंग है इसे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वुड नेवर कम टू नो अबाउट कि कहाँ से ये फंडिंग आई है पार्टियों को, राइट, और कौन से ऐसे मीन्स हैं, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है उतना ज्यादा। नाउ यहाँ आपने एक कमेटी कोट करनी है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी क्या कहती है। दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये आपने याद रखना है, जहां पे भी स्टेट फंडिंग की बात आए तो आपने 2 कमेटीज आप कोट कर सकते हैं इसमें, एक दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गया, राइट, और एक आप ये एआरसी भी कोट कर सकते हैं कि एआरसी की क्या रिकमेंडेशन थी, और एक नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें आप कोट कर सकते हैं। दिनेश गोस्वामी ने कहा था कि देयर शुड बी अ लिमिटेड सपोर्ट टू द पार्टीज, की स्टेट के द्वारा जो है फंडिंग पार्टीज को दी जाए। अब ऐसा सिस्टम है जैसे जर्मनी में है, जर्मनी में जो भी पार्टीज का एक्सपेंडिचर है वो जर्मन सरकार चलाती है, राइट, पार्टियां डोनेशन इकट्ठा नहीं करती, उधर सरकार उनका खर्चा उठाती है, उधर जर्मनी में ऐसा सिस्टम है। इंडिया में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन ये वाला सिस्टम नहीं है। देयर इज अ डिमांड, क्यों, ताकि जो इलीगल फंडिंग है पार्टीज को उन्हें कर्ब किया जा सके, राइट, पार्टीज का जो भी एक्सपेंडिचर है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी। लेकिन इसका फिर एक मतलब एक फायदा तो ये है कि इसमें इलीगल फंडिंग को आप चेक कर सकते हैं, लेकिन नुकसान इसमें यह है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है दे विल ऑलवेज बी एट द लॉगर हेड, तो उन्हें उतना कभी नहीं मिल पाएगा जितना आपके पार्टी इन पावर को मिलेगा, राइट। तो एक नुकसान इसका ये है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का। इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या कहा, यस देयर शुड बी अ लिमिटेड सपोर्ट, लेकिन जो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है बाद में इन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ फुल सपोर्ट, कि फुल जो है पार्टी का जो इलेक्शन है ये पूरी तरीके से आपका स्टेट फंडिंग होना चाहिए, राइट। लेकिन आपका जो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 2003 में आपका बनाया गया था, राइट, जो 2002-2003 में बनाया गया था, इस कमीशन का काम था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग है उसको रिव्यू किया जाए। इस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि नहीं, देयर शुड नॉट बी स्टेट फंडिंग। इससे पहले कि हम स्टेट फंडिंग को इंट्रोड्यूस कीजिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इट शुड बी स्ट्रेंथन्ड मोर, राइट, और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इट शुड बी डेफर्ड। लेकिन कमीशन क्या कहता है, एआरसी क्या कहती है, एआरसी कहती है कि in order to eradicate the major source of political corruption, there is a compelling case for state funding of election, right? So commission रिकमेंड करता है कि इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की ये जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन वाली जो आपकी रिकमेंडेशन थी इसे एक्सेप्ट किया जाए, राइट। तो ये आपके एआरसी की रिकमेंडेशन है कि यस देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। आप कहीं पे भी ये लगा सकते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म के रेफरेंस में आप लिख सकते हैं कि सेकंड एआरसी ने ऐसा रिकमेंड किया हुआ है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट फंडिंग। नेक्स्ट आता है कि एंटी करप्शन लॉ को टाइटन कैसे किया जाए, ठीक है, उन्हें और ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। देयर आर सेवरल एंटी करप्शन लॉज, राइट, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपका जो पीएमएलए एक्ट हो गया, राइट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, राइट, देयर इज समथिंग नोन एज एफसीआरए, राइट, फेरा हो गया, राइट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, एंड देयर इज समथिंग नोन एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट, पीसीए, जो कि आपका 1948 में लाया गया, फिर उसे अमेंड कर दिया गया बाद में, राइट। तो इस तरीके के जो चीजें हैं,
तो जैसे अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को रिसेंटली 2019 में भी अमेंड किया गया है और इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं सिग्निफिकेंट, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सारे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है इन्हें स्ट्रेंथन करने की और ज्यादा जरूरत है, ये कहती है आपकी एआरसी। बस इतनी रिकमेंडेशन आपने याद रखनी है कि एआरसी ऑल्सो रिकमेंडेड द इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर। डिफेक्शन पे इन्होंने क्या रिकमेंड किया, डिफेक्शन पे कहा कि ये अभी जो आपका जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल के अंडर जो डिफेक्शन डिक्लेयर किया जाता है वो अभी कौन डिक्लेयर करता है, स्पीकर या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या लोकसभा, राइट। लेकिन कमीशन ने कहा कि ये जो डिफेक्शन के केसेस है इसे डिसाइड करने वाली अथॉरिटी स्पीकर ना होकर के प्रेसिडेंट या गवर्नर होना चाहिए, और प्रेसिडेंट को ये इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन, उसकी एडवाइस पे इन्हें डिफेक्टिव डिक्लेयर करना चाहिए, राइट। तो डिफेक्शन का केस कौन डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू एआरसी, प्रेसिडेंट या गवर्नर। बट अभी क्या ये डिसाइड करते हैं, नो। इन्होंने रिकमेंड किया है कि ये जो पावर है प्रेसिडेंट तक ट्रांसफर किया जाए। नेक्स्ट आता है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमने ऑलरेडी सेक्शन 8 सबसेक्शन ए ऑफ आरपीए एक्ट, ये सेक्शन 8 ना हर एक्ट में आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपका सबसेक्शन जो सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जेम्पशंस दी जाती है। आपका सेक्शन 8 ऑफ देयर आर सम अदर एक्ट्स ऑल्सो जहां मैंने पढ़ा था कि सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका सेक्शन 69 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 69 ऑफ योर फाइनेंस एक्ट ऑफ 1972 आई थिंक, ये कुछ ऐसा था जिसमें कि आपके टैक्सेशन प्रोविजन से रिलेटेड कुछ उसमें रिफॉर्म लाए गए थे। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। तो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो दी गई है मेंबर्स की, कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जहां पे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, कि देयर आर कैंडिडेट्स हु फेस सीवियर क्रिमिनल चार्जेस ऑफ मर्डर, एब्डक्शन, रेप, डेकॉइटी, अनरिलेटेड पॉलिटिकल एजिटेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इन्हें रोकने के लिए हमें इस पूरे मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहिए, और एआरसी कहती है कि सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नीड्स टू बी अमेंडेड टू डिस्क्वालीफाई ऑल पर्सन्स फेसिंग चार्जेस रिलेटेड टू ग्रेव हीनियस ऑफेंसेस एंड करप्शन। अभी के हिसाब से क्या है कि जब तक किसी अक्यूज्ड को कन्विक्ट डिक्लेयर ना किया जाए तब तक उस एमएलए या एमपी को आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। लेकिन एआरसी ने क्या कहा, एआरसी ने कहा कि अगर वो चार्जेस हीनियस ऑफेंसेस के अंडर आते हैं, हीनियस मतलब जिनमें 7 साल से ज्यादा की सजा है, राइट, दोज आर योर हीनियस ऑफेंसेस। जो हीनियस ऑफेंसेस है जैसे मर्डर हो गया, डाका डालना हो गया, राइट, एब्डक्शन हो गया, रेप हो गया, इन हीनियस ऑफेंसेस में जो एमपी या एमएलए हैं उन्हें इमीडिएटली आपको डिस्क्वालीफाई करने का प्रोविजन लाना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अदरवाइज उनके खिलाफ जो केसेस है वो 10-12 साल चलते रहेंगे और उनके खिलाफ कभी इफेक्टिव कार्यवाही नहीं हो पाएगी। फॉल्स डिक्लेरेशन, ये फॉल्स डिक्लेरेशन के लिए सिंपल है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी रेगुलेशन बार बार जारी करते हैं कि अगर किसी ने इलेक्शन से पहले जो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स की डिक्लेरेशन फाइल करी है, अगर वो फॉल्स है, अगर गलत डिक्लेरेशन फाइल कर दी है तो उनका कैंडिडेचर उसी टाइम इलेक्टोरल ऑफेंस मान के उसे कैंडिडेचर को ही विड्रॉ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है कि कोएलिशन एंड एथिक्स। सेकंड एआरसी ने ये भी बोला है कि जो आपके कोएलिशन पॉलिटिक्स है उससे एथिकल वैल्यूज पे सीवियर क्वेश्चंस रेज हुए हैं, राइट। जब से कोएलिशन पॉलिटिक्स इंडिया में 1989 के बाद से शुरू हुई तब से लेकर के जो एथिक्स इन पॉलिटिक्स है उसका डिक्लाइन शुरू हो चुका था, राइट। तब से ये डिक्लाइन शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि देयर इज अननेसेसरी इंटरवेंशन ऑफ मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स, राइट। कोएलिशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती है, तो वो अपने अपने इंटरेस्ट की बातें उठाएंगे और जिससे कि आपके पॉलिटिक्स में उसकी वजह से एथिकल डिक्लाइन इन द गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है कोएलिशन गवर्नमेंट्स में, राइट, बिकॉज देयर इज अ क्रेविंग फॉर पावर।
there is a craving for power. Every party wants to gain more and more power. They want more and more ministerial मेंबरशिप, राइट। तो पार्टियां क्या करती है कि वो पैसा दे देंगे किसी को, जो प्राइम मिनिस्टर होगा उन्हें पैसा दे देंगे, ठीक है, हमारे मिनिस्टर को बना दो भैया। ऐसा ही सीएम को भी होगा, राइट। जैसे अभी महाराष्ट्र में या कोई एक ऐसा स्टेट था, वहां पे आरोप लगाए गए कि पैसे लिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री का पद देने के खिलाफ, उसके लिए। तो इस तरीके के जो है ये चांसेस रहते हैं कि अगर आप कोलिशन पॉलिटिक्स में हैं तो उससे अपॉर्चुनिज्म बढ़ेगा, क्रेविंग फॉर पावर बढ़ेगी और उससे करप्शन बढ़ेगा। इस करप्शन को रोकने के लिए सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंड किया है? सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड टू एंश्योर दैट इफ कोलिशन गवर्नमेंट आर, आई मीन अगर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो मेंबर ऑफ द पार्टी और पार्टीज शेल हैव टू सीक अ फ्रेश मैंडेट फ्रॉम द इलेक्टोरेट। देखो एआरसी क्या कहता है कि अगर ऐसी कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो कोलिशन इलेक्शन से पहले बना था तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोलिशन अभी बन गया है, इलेक्शन अगले महीने है, 10 पार्टियां इकट्ठा आई, उन्होंने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा, तब कोई दिक्कत नहीं है, जीत गए, उन्होंने सरकार बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें मैंडेट ही उसके लिए मिला। सेकेंड एआरसी बोलती है कि अगर कोलिशन इलेक्शन के बाद मिला है, इलेक्शन के बाद बना है, तो वो पार्टीज जिन्होंने मेन पार्टी को सपोर्ट किया है गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनके सारे एमएलएज, उनके सारे एमपीज वो वापस जाएंगे अपने इलेक्टोरेट में और वहां फ्रेश मैंडेट उनसे लेंगे, मतलब फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, राइट। तो उन इस तरीके के कोलिशन मेंबर्स को फिर से इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये कहा है सेकंड एआरसी ने। बहुत रेडिकल ये एक एडवाइस थी, अभी तक फॉलो नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिंपल बात है भैया, आपके जितने भी बाकी के जो भी ऑफिसेज है, इवन जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो कमिश्नर होता है, इनको अपॉइंट करने के लिए क्या है कि कमेटियां बनाई हुई है, बड़े बड़े लोगों की कमेटियां हैं। जैसे सीबीसी को अपॉइंट करने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर रहता है और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा रहते हैं। एनएचआरसी के लिए 6 मेंबर की कमेटी है, सबसे बड़ी कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, राइट, और लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, राइट। तो इतनी बड़ी कमेटियां हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर इतना बड़ा ऑफिस है इलेक्शन कमीशन का, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, जस्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इतने सिग्निफिकेंट ऑफिस को आप कैसे अपॉइंट कर रहे हो? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। इनके लिए आपने ये एक ऐसा मैकेनिज्म बना के रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल एनोमली एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। इन्होंने कहा एआरसी ने कि इसको अमेंड कीजिए प्रोसीजर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑफिस है ये एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे, एक कोलिजियम के रिकमेंडेशन पे होना चाहिए, और कोलिजियम को हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो ये इन्होंने रिकमेंड किया है कि इसके लिए भी एक कमेटी आप फॉर्म करो। नेक्स्ट आता है कि एक्सपीडिएटिंग द डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस। सिंपल बात है कि जो भी आपकी इलेक्शन पिटिशंस हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये काफी लंबे टाइम तक चलती रहती है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक प्रोविजन है, राइट, कि विद इन 6 मंथ्स आपकी इलेक्शन कमीशन जो पिटिशन है वो हाई कोर्ट में विद इन 6 मंथ्स उसकी हियरिंग हो जानी चाहिए, उसका डिस्पोजल हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या है कि ये it continues for more than 5-6 months, right? So this cannot be accepted. ARC says कि there should be a provision of separate tribunals, right? Tribunalization of election petitions, it should be done. There should be special tribunals for the politicians, ताकि उनकी जो भी पिटिशन है, इलेक्शन पिटिशंस हैं, उनको एकदम से उनके खिलाफ जो केसेस हैं, इलेक्शन पिटिशन के केसेस प्लस अदर केसेस, उन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं सेक्शन 323 बी के अंडर। सेक्शन 323 ए के अंडर कौन से बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। सेक्शन 323 बी के अंडर कौन से बनते हैं? अदर ट्राइब्यूनल्स। सेक्शन 323 ए के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं उन्हें सिर्फ सेंटर बना सकता है। सेक्शन 323 बी के जो ट्राइब्यूनल है उन्हें सेंटर एज वेल एज स्टेट बना सकता है। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। और ये जो सेक्शन 323 ए और बी लाए गए, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए थे। ये हमने स्टैटिक का पार्ट कवर कर दिया इसमें, राइट। तो ये इन्होंने कहा इलेक्शन पिटिशन से रिलेटेड, ये इनकी रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट आता है कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन।
करंटली जो एमपीज और एमएलए हैं, इनके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स आपके आर्टिकल 102 में दिए हुए हैं, राइट। और सिमिलरली जो एमएलए के लिए हैं वो आपके आर्टिकल 100 एंड I think 181 is the article, right? 181, I think that should be 181 और 191, that should be the article, जहाँ पे आपको ये ग्राउंड्स दिए गए हैं कि कौन से ग्राउंड्स पे इन्हें डिस्क्वालीफाई करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज ग्राउंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स, देयर आर ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इस राइट इस यस 191 नहीं 198 ई के अंडर आपके स्टेट लेजिस्लेचर के लिए ये ग्राउंड्स हैं, राइट, पार्डन में। तो इस सेक्शन 8 को अमेंड करने की जरूरत है, राइट। इन्होंने क्या रिकमेंड किया? दे रिकमेंडेड कि appropriate legislation may be enacted under Article 102E of the Constitution, spelling out the conditions for the disqualification of members of Parliament in an exhaustible manner। क्योंकि आपका जो सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, इसमें आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तो दी हुई है लेकिन वो उतनी इलेबोरेट नहीं है, राइट। दिस इज नॉट इलेबोरेट। तो काफी ज्यादा उसमें डेफिनेशंस वगैरह दिए गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ 4 डिस्क्वालिफिकेशंस बताई होती है आपकी, राइट, कि वो जो है इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, राइट, साउंड माइंड होना चाहिए उसका, राइट। इस तरीके की सिर्फ 3-4 जो है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई है। ये कहते हैं कि नो, देयर शुड बी एन एग्जॉस्टिबल लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की कहाँ कहाँ उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जो इन्होंने अमेंड किया था, सजेस्ट किया था। नेक्स्ट आता है कि पब्लिक लाइफ में एथिक्स का क्या रोल है। अब ये पब्लिक लाइफ किसकी? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर? नो, आम आदमी की पब्लिक लाइफ में भी एथिक्स का क्या रोल है ये जरूरी है। दे से कि इन डेमोक्रेसी एवरी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस इज अकाउंटेबल अल्टीमेटली टू द पीपल, राइट। जो भी आपका पब्लिक ऑफिस है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे भी आपको एथिकल डायलेमा आए, आपने ये स्टेटमेंट वहां यूज करनी है कि इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एवरी होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस हैज प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको वो केस स्टडी दे दे और उसमें कहे कि मिनिस्टर आपको ये कह रहा है लेकिन आपकी कंसाइज कह रही है कि ये आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक इनजस्टिस होगा लोगों के लिए, बताओ ऐसे में आप क्या करोगे? सिंपल बात यही चीज कि इन डेमोक्रेसी यू आर द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, यू शुड टेक ओनली दोज स्टेप्स दैट आर इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी other person who is holding any other public office superior to you, right। तो ये आपका प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए किसी भी एथिकल डायलेमा को, पब्लिक लाइफ में एथिकल डायलेमा को डील करने के लिए ये प्रिंसिपल आपके साथ रहेगा। एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल इन डेमोक्रेसी इज दैट ऑल पर्सन्स होल्डिंग अथॉरिटी डिराइव देयर पावर फ्रॉम द पीपल, राइट। सो अथॉरिटीज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। कोई अगर आपसे पूछे कि इंडिया में सोवरेनिटी किसके पास है, लोगों के पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोवरेनिटी से जो अथॉरिटी मिलती है सरकार को, वो कहां से मिल रही है? लोगों से। तो अथॉरिटी का यूज भी किसके लिए होना चाहिए? लोगों के लिए। एंड ऑल पब्लिक फंक्शनरीज दे आर जस्ट द ट्रस्टीज ऑफ पीपल, सो दे हैव टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल, राइट। ट्रस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी मेंटेन्ड इन द गवर्नेंस। तो इसलिए जरूरी है कि आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स मेंटेन करने हैं जिससे कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते रहो हमेशा। और वो प्रिंसिपल क्या होने चाहिए? इसी को सर्च करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, नोलन कमेटी। ये इंडिया में नहीं बनाई गई थी, याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम में एक कमेटी बनाई गई थी, यूके में, उनके पार्लियामेंट ने। नाम था, बहुत फेमस है, नोलन कमेटी। पूरी दुनिया में फेमस हुई। इसने अपनी कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी कि ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं पब्लिक लाइफ में जो हर किसी को अडियर टू करने चाहिए, आम आदमी को भी। 7 प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए, वो क्या क्या है? सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। कहीं पे भी आपको एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज का क्वेश्चन आए, यही लिख देने हैं, सिंपल।
रेफरेंस देना है नोलन कमेटी का कि अकॉर्डिंग टू नोलन कमेटी सच एंड सच प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड, और आपने ये प्रिंसिपल लिख देने हैं वहां पे, ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं आप, ऐसे गोला लगा के इधर ऊपर नीचे इधर को स्टार बना के, राइट। क्या क्या है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए आपको वीडियो सुन सुन के। नंबर 1 सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप। सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप। सेल्फलेसनेस का मतलब है कि सोसाइटी के जो जो पब्लिक इंटरेस्ट है दे शुड बी गिवन प्रायोरिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है कि आपकी जो ऑनेस्टी है, आपके जो वैल्यूज हैं वो आपको एडवर्स कंडीशंस में भी अपहोल्ड करने हैं। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी का मतलब है कि आपके जो भी प्राइवेट इंटरेस्ट है उन्हें डिक्लेयर करो, राइट। आपके कहीं पे अगर कोई प्राइवेट इंटरेस्ट आ रहे हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट आ रहे हैं, उन्हें डिक्लेयर कर दो, नंबर 1। नंबर 2 अपनी वैल्यूज मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड रोल है उसी को फॉलो करो, राइट। ब्रीच मत करो अपनी जो भी आपकी लिमिट्स हैं, पब्लिक ऑफिस की लिमिट्स को ब्रीच मत करिए कभी। दैट इज ऑनेस्टी। अब अगर आप इस ऑनेस्टी को एडवर्स कंडीशंस में भी फॉलो कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन इतनी एडवर्स आ गई कि आपको क्या है कि आप एक इंटेलिजेंस एजेंसी में हो, आपके पास कंट्री की बहुत ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, लेकिन आपको टेररिस्ट ने कैप्चर कर दिया, वो आपको बोल रहे हैं कि या तो तुम जिंदा रहोगे या ये इंफॉर्मेशन हमें बताओगे, दो ऑप्शन है आपके पास, राइट। इस सिचुएशन में भी अगर आप ऑनेस्ट रहते हो, दैट इज योर इंटीग्रिटी। even in adverse circumstances if you are honest, that is your integrity। objectivity का मतलब है कि जो भी आपने चॉइस डिसीजन बनाने हैं they should be based on merit, just on merit। जो आपके पास फैक्ट दिए हैं उसके बेसिस पे अपनी कोई भी assumptions नहीं बनानी है। नेक्स्ट आता है कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो पब्लिक ऑफिस है उसके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, नंबर 1 उसे मेंटेन करना, पब्लिक ऑफिस के रिकॉर्ड्स को नंबर 1 अच्छे से मेंटेन करना। नंबर 2 उन रिकॉर्ड्स को ओपन रखना टू द पब्लिक स्क्रूटिनी। कोई भी अगर आए स्क्रूटनाइज कर जाए रिकॉर्ड को, दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी, राइट। जैसे सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है ये पार्लियामेंट के लिए, इसका मतलब क्या है कि सरकार को अपने एक्सपेंडिचर का एक रिकॉर्ड पार्लियामेंट में रखना पड़ता है, अपने कामों का रिकॉर्ड पार्लियामेंट में रखना पड़ता है। पार्लियामेंट अकाउंट्स देयर एक्सपेंडिचर, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। ओपननेस का मतलब वही सारी चीजें कि अपने जो भी डिसीजन है वो कोई डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो सीक्रेसी में लिया गया हो, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन है तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस डिसीजन का कारण तक आप बताओ कि क्यों लिया गया। लीडरशिप का बहुत सारे मतलब एस्पेक्ट होते हैं, ये एक अलग से चैप्टर है, मैंने कवर किया हुआ है कि क्या क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स है लीडरशिप के, ये आपको एथिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नीचे जाके देखना, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इन सारी चीजों को अपहोल्ड करने की जरूरत है, नोलन कमेटी ये कहती है। चीजी लाइन यहाँ पे है कि indeed any person who is privileged to guide the destiny of the people must not be ethical but must be seen to practice these ethical values। People must not only be ethical but they must be seen to be ethical, right। आप सिर्फ ethical होने नहीं चाहिए, लोगों को दिखना भी चाहिए कि आप ethical हैं। So ethics should reflect in your decisions, ethics should reflect in your works। ये जो है ये कुछ ऐसी है चीजी लाइन्स हैं, आप लिख सकते हैं कि any person or public authority must not only be ethical but must be seen to be ethical, right। Although all citizens are subject to the laws of the land, in the case of public servants there must be standards of behavior which are more stringent than ordinary citizens। हालांकि सभी लोगों के लिए जो लॉ है, कानून है, वो बराबर है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट्स they hold important post, they hold important they have important responsibilities, significant responsibilities, so there can be more expectation of standard behavior from the public servants than those who are ordinary citizens। Therefore a code of ethics should be
ए कोड ऑफ एथिक्स शुड बी देयर फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स। आज तक इंडिया में कोड ऑफ एथिक्स नहीं लाया गया है। देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आईएएस, देयर इज आईएएस रूल्स, राइट, देयर आर सिविल सर्विसेज रूल्स, देयर आर मल्टीपल ऑफ रूल्स, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स इज डिफरेंट। ये क्या है, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, राइट। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डिफरेंस है बेसिकली अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि छोटा सा आइडिया मिले। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आपका जो कंडक्ट है वो कैसा रहना चाहिए, ये उसमें इलेबोरेट बताया गया है, राइट। आपने कोई डिसीजन लेना है तो कैसे डिसीजन लेना है, और इट इज मोर प्रोहिबिटिव इन नेचर, ये बताता है कि आपको क्या नहीं करना है, राइट। इट इज अ नेगेटिव रेगुलेशन, राइट, इट प्रोहिबिट्स यू फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, कि आपका कोड कैसा नहीं होना चाहिए, आपका कंडक्ट कैसा नहीं होना चाहिए, आपको डिसीजन कैसे नहीं लेने हैं, अगर आपने ऐसे डिसीजन लिए तो आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है, जैसे आपके सिविल सर्विसेज रूल्स हो गए, ये है आपके कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन बहुत सारी ऐसे चांसेस होते हैं जीवन में जो कानून में नहीं लिखे होते हैं। लॉ डज नॉट प्रेस्क्राइब फॉर many circumstances, I mean there is no elaborate provision for several circumstances in the law. उस केसेस में आपके लिए कोड ऑफ एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स when it comes to your discretion, तो discretion should be guided by ethics, the ethical values of integrity, honesty, impartiality, objectivity। ये वैल्यूज रिफ्लेक्ट होने चाहिए आपके कौन से डिसीजन में, जो आपके विच आर योर डिस्क्रिशनरी डिसीजंस। तो आपके डिस्क्रिशन में एथिक्स रिफ्लेक्ट करवाने के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स लाया जाएगा। ये बहुत ब्रॉड होगा, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट के एस्पेक्ट भी आएंगे कोड ऑफ एथिक्स में। ये ब्रॉड होगा, ब्रॉड कवरेज होगी, और ये उन मैटर्स से रिलेट करेगा जिन मैटर्स को लॉ में स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्योंकि लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होता है, एथिक्स आपकी हर जगह अप्लाई होगी, राइट। सो दिस इज the significant, I mean the main difference between the code of conduct and the code of ethics. I hope it is clear for you. Ethical framework for ministry, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है आपको पढ़ने के लिए। देखो मिनिस्ट्री के लिए भी, मतलब इंडिया में जो मिनिस्टर्स हैं इनके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया में जो है सारे मिनिस्टर्स को, कुछ एक बातें आपने याद रखनी है कि अभी मिनिस्टर्स के लिए क्या इंडिया में कोड ऑफ कंडक्ट है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं इन्हें अपना जो भी प्रॉपर्टी के एंटीसीडेंट्स हैं ये सब हर साल के, I mean हर फाइनेंशियल ईयर के अंत में ये आपको प्राइम मिनिस्टर को जमा करने होते हैं, राइट। प्राइम मिनिस्टर शुड बी अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हिज मिनिस्टर्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये प्रोविजन इंडिया में लाया गया है, अभी भी है ये, ताकि इस तरीके की इलीगल ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी उन्हें रोका जा सके। दूसरी बात क्या है कि इंडिया में जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके जो फैमिली पर्सन्स हैं उन्हें फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं लेनी चाहिए, ये लिखा गया है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स के पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि फैमिली के थ्रू उन तक फ्लो कर सकती है। अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट लेनी ही है तो पहले प्राइम मिनिस्टर की परमिशन उन्हें सीक करनी होगी, ये एक दूसरी बात है, राइट। तीसरी बात यह है कि जो भी मिनिस्टर है उन्हें किसी भी ऐसी कंपनी के साथ उनका कोई भी मतलब डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए, वहां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए जिसका कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेंडर हो रहा है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जिसका बिजनेस हो उस कंपनी, आई मीन देयर वुड बी ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर ऐसा हो। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजन है, 2-3 प्रोविजन है, ये काफी है, ये कुछ भी मतलब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या क्या लिखा है कि they should refrain from buying or selling to the government any immovable property, they should refrain from starting or joining any business, right, they should refrain from, right, they are not prohibited but they should refrain, right, they should ensure the members of his family do not participate in business concerns engaged in supply of goods and services to the government, हमने डिस्कस कर लिया, and accept contribution for any purpose whether political or charitable or otherwise, right। एक और बात है, इंडिया में जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स के साथ साथ जो एमपीज हैं, राइट, जो एमपीज हैं उनके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स, ओके। कोड ऑफ एथिक्स तो
राइट। हाँ, तो जो एमपीज हैं उनके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है और उस कोड ऑफ कंडक्ट में एक बात ये भी लिखी हुई है कि एमपी को किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरीके से बेनिफिट नहीं करना है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता है। मतलब ऐसे एनजीओ को जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता है कि वो कहाँ उसका पैसा लगाने वाले हैं वगैरह वगैरह, उन्हें कोई भी डोनेशन नहीं देनी है और ना ही डोनेशन लेने में उन्हें हेल्प करनी है। ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। और ये एमपीज के लिए जो लोकसभा के जो रूल्स हैं, राइट, रूल्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें ये प्रोविजन दिया गया है। तो ऐसे कुछ ऐसे प्रोविजन है सर्टेन, ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा रफ सा आइडिया होना चाहिए कि क्या है। और इनको एनफोर्स कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर इन केस ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर प्लस होम मिनिस्टर इन केस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बस ये है। And code of ethics, commission has examined the code of conduct, right? There is a code of conduct, but there should be a code of ethics for the ministers, he says. I mean the commission says कि ethics का code भी एक ministers के लिए लाना चाहिए। उसमें ये बातें होनी चाहिए कि हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को उन्हें अपहोल्ड करना चाहिए, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्हें इंश्योर करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी, राइट, और पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, उन्हें पॉलिटिकली प्रेशराइज नहीं करना है सिविल सर्विसेज को, राइट, और जो भी पब्लिक मनी है उन्हें विद अटमोस्ट इकोनॉमी एंड केयर उसके साथ उसे इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ऐसे फिजूल में कहीं खर्चे नहीं होने चाहिए, फिजूल खर्ची वगैरह। तो ये इन्होंने रिकमेंड किया था। तो आप सिंपली कह सकते हो कि सेकेंड ARC हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट देयर इज अ नीड ऑफ मेकिंग अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर द मिनिस्टर्स in order to reduce the corruption and improve the governance standards. Ministers must act objectively, impartially, honestly, equitably, diligently, and in a fair and just manner. Ministers must act objectively, impartially, honestly, equitably, diligently, and in a fair and just manner. इस लाइन को रट लीजिए, और जहां पे भी आपको पब्लिक सर्विसेज के बारे में भी आए तो यहाँ बस मिनिस्टर को रिप्लेस करके कोई भी डाल देना। पब्लिक सर्विस पे आए तो पब्लिक सर्वेंट डाल देना, एमपीज पे आए तो एमपी पे डाल देना, राइट, एमएलए पे आए तो एमएलए डाल देना। समझ रहे? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। लेजिस्लेटर्स, वही बात है कि एमपीज के लिए क्या फ्रेमवर्क है, राइट। गाइस, लेट मी हैव सम वाटर प्लीज। तो 1 मिनट आप थोड़ा वेट करना, राइट। ठीक है। तो कमीशन ने क्या है कि कमीशन ने जो आपके लेजिस्लेटर्स है, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, इनके लिए भी एथिकल फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए इसको एग्जामिन किया। कमीशन क्या कहता है कि अमंग द 4 पिलर्स ऑफ आइडियल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर द legislature has the most important position and expression of the will of the people, it depends on the legislators, right? तो इस expression of the will and trust of the people, important thing, not only the expression of the will of the people but they also have a greater responsibility of upholding the trust of the people, maintaining the trust of the people. इसलिए उनका एथिकल होना बहुत जरूरी है। सिंपल बात, एथिकल होने की जरूरत क्या है? बिकॉज दे होल्ड an office of trust and it demands that the requirement of ethical standards of the executive must be preceded by an equally emphatic requirement of ethical standards for the legislators. आगे ये क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि one way of avoiding conflict between the public and private interest is through disclosure of one's interest. कि भैया सिंपल, अगर आपसे वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि how can you avoid conflict in your personal and private and public interest as an administrator, तो एक तरीका क्या है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज ही कर दो। जब आप पब्लिक ऑफिस में हो, मान लो आपने कोई ठेका देना है और आपका रिश्तेदार एक लाइन में लगा हुआ है कि हाँ मुझे भी ठेका लेना है, यू आर द डेप्यूटी कलेक्टर,
आपके अंडर ठेके का एलोकेशन होना है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रोड बन रही है और आपका रिश्तेदार उधर लगा हुआ है लाइन में, तो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए कि ये मेरा रिश्तेदार है, राइट, डिस्क्लोज करना चाहिए कि ताकि उसमें कोई ऐसे चांसेस ना रहे। इवन सस्पिशन ऑन द पब्लिक ऑफिस, suspicion on the public office would also act negatively as far as the public trust on that office is concerned. There should not be a suspicion on the public office. उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। तो अब देखो, जो आपके एमपीज हैं, इनके एथिकल रोल को रेगुलेट करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में एथिक्स कमेटी बनाई हुई है, और साथ में राज्यसभा और लोकसभा में एथिकल स्टैंडर्ड्स इंश्योर करने के लिए इनके जो अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है, राइट, अपने अपने राज्यसभा के अलग है, लोकसभा के अलग है, इनमें भी प्रोविजन किए गए हैं कि उन्हें कैसे एक्ट करना है, कि मेंबर्स मस्ट नॉट डू एनीथिंग दैट ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द पार्लियामेंट। किसी भी मेंबर को ऐसा नहीं करना है कि जिससे कि पार्लियामेंट की बेइज्जती हो। इन देयर डीलिंग्स इफ members find that there is a severe conflict between their personal interest and public trust which they hold, they should resolve such conflict in a manner that their private interests are subordinated to the duty of the office। कि इनके जो प्राइवेट इंटरेस्ट है इन्हें हमेशा उन्हें सबॉर्डिनेट रखना है ऑफिशियल ड्यूटी से, तो इनके जो पब्लिक इंटरेस्ट है उन्हें अपहोल्ड करना है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड करना है ज्यादा। एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड दोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर इमीडिएट फैमिली डू नॉट कम इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। कि इनके जो अपने फैमिली मेंबर है, इनके जो इंटरेस्ट होंगे, बिजनेस से इंटरेस्ट हो सकते हैं, इनके अपने आई मीन जॉब के इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी एमपी का बेटा वो ठेकेदार है, उसने वो ले लिया, क्या कहते हैं, स्कूल बनाने का ठेका ले लिया, और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसने ईंटा, क्या है कि उसने कच्ची मिट्टी की ईंटें लगवा दी और अगले दिन वो स्कूल ढह गया, वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ आ गया। तो उन्हें इंश्योर करना है कि इनके पर्सनल इंटरेस्ट इस तरीके से नहीं अलाइन होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है कि मेंबर्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज शुड यूज पब्लिक रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस मैनर। नेक्स्ट आता है कि इफ मेंबर्स आर इन पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे शुड नेवर डिस्क्लोज इट। और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है कि जो भी आपके मेंबर्स हैं, इन्हें किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर इंडिविजुअल को सर्टिफिकेट्स किसी भी तरीके के इशू नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एमपी कोई सर्टिफिकेट इशू कर देता है तो वो तो इंस्टीट्यूशन जाएगी, कहीं कहीं से वो डोनेशन लेगी, राइट। तो ये करप्शन को बढ़ावा दे सकता है। तो जब तक इन्हें किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में खुद पता ना हो कि ये सही है या नहीं है, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, इन्हें हर किसी को ऐसे सर्टिफिकेट इशू नहीं करने हैं, ना ही इन्हें सपोर्ट करना है किसी भी तरीके से। बस लोकसभा के लिए भी सेम ही है, राइट। दे शुड कीप देयर पब्लिक इंटरेस्ट सुपीरियर टू देयर प्राइवेट इंटरेस्ट एट द सुपीरियर पोजीशन। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो इन्होंने एग्जामिन करी है। सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंड किया है? सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया है कि देयर शुड बी, ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को एथिकल बनाने के लिए इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि देयर शुड बी एन एथिक्स कमिश्नर। हर एक हाउस में स्पीकर या चेयरमैन के अंडर फंक्शन करने वाला एक एथिक्स कमिश्नर होना चाहिए। सिर्फ एथिक्स कमेटी से काम नहीं चलेगा, एक ऑफिसर होना चाहिए, और वो क्या करेगा कि वो एथिक्स कमेटी को असिस्ट करेगा ये देखने में कि क्या इस एमपी का बिहेवियर एथिकल था या नहीं। काफी है इतनी रिकमेंडेशन, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट, जो एमपी लेड्स हैं और एमएलए लेड्स हैं, ये एमपी लेड्स बहुत ज्यादा न्यूज में थी क्योंकि बंद कर दिया गया था इसे कोविड के टाइम में, राइट। तो क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, प्री में इस बार नहीं आया, 2020 में आया था प्री में, लेकिन इस बार नहीं आया। तो एमपी लेड्स, इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि सेकंड एआरसी ने एमपी लेड्स को डिसकंटिन्यू करने की बात कही है। क्यों? नंबर 1, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि एमपी लेड्स के अंडर क्या है कि 5 करोड़ रुपया हर एमपी को मिलता है हर साल, कि वो 5 करोड़ रुपया लगा सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं पे भी। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अब देखो, एमपी का काम क्या है? बेसिकली लेजिस्लेशन ड्रॉ करना। अब अगर वो एग्जीक्यूटिव का काम करने लग जाए तो नंबर 1 यहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, सेपरेशन ऑफ पावर तो यहाँ पे गई, राइट। नंबर दूसरी बात है कि इन्होंने ये जो पंचायती राज में रिफॉर्म की बात कही थी, उसमें भी एमपी लेड्स की इन्होंने जो रिपोर्ट है पंचायती राज पे, इनकी एक अलग रिपोर्ट आई है एआरसी की। समझ रहे हो बात को? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसे भी हम
कोशिश करेंगे कि उसे भी स्टडी करें। तो उसमें इन्होंने क्या कहा, उसमें इन्होंने कहा था कि एमपी लेड्स की वजह से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, पीआरआईज है, इनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, राइट। जो पीआरआईज हैं, इन पे एक ऑब्लिगेशन लगाया जाता है कि एमपी लेड का जो फंड है, जिस तरीके से वो एमपी एलोकेट करेगा, राइट, उसे बिल्ड करने का काम इनको दे दिया जाता है और अपनी मर्जी से ये बिल्ड नहीं कर पाते हैं। इवन एमपी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है पीआरआईज के बजट को, कि एमपी अपने एमपी लेड से घोषणा कर देगा और आधा बोलेगा कि ठीक है, इस मैं जो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चला रहा हूँ अपने एमपी लेड से, इसमें आधी कंट्रीब्यूशन पंचायत की होगी। लो, पंचायत पे ये ऑब्लिगेशन हो रहा है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो एक तरीके से जो है एमपी लेड्स की वजह से पीआरआईज जो है ये कमजोर पड़ रही है। तो ये इनका कहना है कि एमपी लेड्स और एमएलए लेड्स इस प्रकार की स्कीम्स को डिसकंटिन्यू करो और एमपीज को और स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो एमएलएस हैं, इन्हें आरटीआई एक्ट के तहत लाओ, राइट। आरटीआई एक्ट क्या है कि ये पब्लिक अथॉरिटीज पे ही लगता है, पब्लिक अथॉरिटीज पे ही लगता है। और आज के दौर में जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी है, लिमिटेड पब्लिक अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आरटीआई के एम्बिट में नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात कही है, राइट। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सिविल सर्वेंट्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स होना बहुत जरूरी है, इन्होंने कहा है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि देयर आर कंडक्ट रूल्स बट देयर आर कंडक्ट रूल्स एंड दे आर एनफोर्सेबल नॉर्म्स, राइट। जैसे सिविल सर्विसेज रूल्स हो गया, ये कंडक्ट रूल्स है, दे आर काइंड ऑफ नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑन द सिविल सर्वेंट्स कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नेगेट करते हैं उन्हें। देयर आर नो काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव ऑब्लिगेशंस कि एनेबलिंग प्रोविजंस नहीं है इसमें, राइट। कि फॉर एग्जांपल जहां अगर आपके डिस्क्रिशन की बात आ रही है तो वहां पे कौन से प्रिंसिपल्स आपने यूज करने हैं, उसके लिए इलेबोरेट ऐसा कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। तो इन्होंने कहा कि देयर शुड बी कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। और क्या क्या सिविल सर्वेंट्स में सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म ला सकते हैं, ये अभी हम इसमें आगे स्टडी करते हैं जरा। नंबर 1 ये कहते हैं कि इट मस्ट ऑल्सो बी एक्सेप्टेड दैट एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग द नॉर्म्स ऑफ द राइट कंडक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड थ्रू द रिजिड माइंडलेस एनफोर्समेंट ऑफ लॉज. It is all a question of striking the right balance. Within the civil services, there are formal enforceable codes setting out norms of expected behavior with the sanctions. Right. तो चीजी लाइन बहुत लंबी है, याद नहीं रहेगी आपको, मेरे को भी नहीं रहेगी, छोड़िए इसे। ये पता नहीं मैंने क्यों हाईलाइट कर दिया था, टाइम बर्बाद हो गया, राइट। नेक्स्ट आते हैं कि there is currently no code of ethics prescribed for civil servants in India, and there should be a code of ethics. Salient values, I mean, इसके लिए जो है इंडिया में एक पब्लिक सर्विसेज बिल भी लाया गया था, ये 2006-7 में आया था, राइट। पब्लिक सर्विसेज बिल इंडिया में 2006-7 में आया था और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज प्रेस्क्राइब की हुई थी कि जो सिविल सर्वेंट्स को अडहियर करनी चाहिए। वो वैल्यूज क्या थी कि जो आइडियल्स हैं, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हो गए, राइट, जो आपके इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, राइट, और आपके प्रीएम्बल में जो मेंशन्ड है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट, जस्टिस, और आपका जो भी लिबर्टी हो गया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इन सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं उन्हें वो फॉलो करने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ए पॉलिटिकल फंक्शनिंग होनी चाहिए, बिना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वो काम करे। नंबर 3, लोगों के बेटरमेंट जो है इनका प्राइमरी गोल हो। और इसके लिए इस साल जो रिसेंटली पिछले साल एक स्कीम लाई गई थी इंडिया में, राइट, सिविल सर्विसेज के कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए जो मिशन एक लाया गया था, आई एम स्किपिंग इट्स नेम यार, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, मिशन कर्मयोगी, राइट। तो मिशन कर्मयोगी लाया गया, उसमें भी यही बात कही गई, रूल बेस्ड फंक्शनिंग से रोल बेस्ड फंक्शनिंग, राइट। ये एक अच्छी चीजी लाइन्स है। तो मिशन कर्मयोगी भी क्या कहता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है इसे रूल बेस्ड फंक्शनिंग से रोल बेस्ड फंक्शनिंग में आना चाहिए, कि सिर्फ रूल नहीं फॉलो करने हैं, आपको
रोल्स निभाने हैं सोसाइटी में, आपको जो रोल्स आपके हैं उन्हें फॉलो करना है, सिर्फ रूल्स को फॉलो मत करो, राइट। और उन रोल्स को आपको कैसे फुलफिल करना है, राइट, वो रोल्स डेफिनेटली आपके डिस्क्रिशनरी भी हो सकते हैं, उनको गाइड करने के लिए किस तरीके के कोड ऑफ एथिक्स की बहुत जरूरत है। तो ऐसे आप ये लिंक कर सकते हो। दे शुड डू देयर ड्यूटी with objectivity, transparency, maintenance the highest ethical standards, and they should take all their decisions based on the merit and economy. They should ensure that economy, there is an economical expenditure and wastage of expenditure should be avoided, right? Next आता है कि there should be a mechanism of communication, consultation and cooperation between different levels of personnel management, right? तो ये थ्री C's, communication, consultation and cooperation, communication, consultation and cooperation। तो ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, IR में यूज कर सकते हैं कि बिटवीन कंट्रीज देयर शुड बी ए कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन, ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। इवन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेशन में अगर क्वेश्चन आए तो ये आप यूज कर सकते हैं। देयर शुड बी ए मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन, राइट। तो ये इन्होंने यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन दी है कि ऐसा कोड ऑफ एथिक्स आप एक लाओ। नेक्स्ट आता है कि जुडिशरी के लिए एथिकल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम इन जुडिशरी देखो अभी क्या है, नंबर 1 कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है अपॉइंटमेंट में, क्योंकि जो जजेज है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेज है उन्हें जो है उन्हें कोलिजियम सिस्टम रिकमेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना कोलिजियम, और उसके रिकमेंड करने का क्राइटेरिया क्या है ये कहीं मेंशन नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स हैं, राइट, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, जो वहां पे उनके क्लर्क्स वगैरह काम करते हैं, जो भी उनका स्टाफ है, उन्हें अपॉइंट कौन करता है? सीजेआई इज द पैटर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 145, राइट। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसकी वजह से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है नंबर 1 इन सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में। नंबर 2 क्या है कि देयर इज जुडिशियल ओवर रीच एज ऑफ नाउ, जुडिशियल एक्सेसेस हो रही हैं, जो काम आपके जो लेजिस्लेचर को करना था वो कानून बनाने का काम अब जुडिशरी कर रही है, राइट। हर एक जगह वो इंटरफेयर कर रही है, ओवर इंटरफेरेंस ऑफ जुडिशियल, और इसी को जुडिशियल बार्बरिज्म कहा है आपके प्रताप भानु मेहता ने। उनका एक आर्टिकल आया था पीबी मेहता का लास्ट ईयर, उसे उन्होंने जुडिशियल बार्बरिज्म कहा, राइट। तो ये एक चीज होगी। और जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है इसका मिसयूज होना, ये भी एक और इसमें एक इशू है जुडिशरी का। नंबर 4 इशू क्या है कि इंडिया में जो है पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, 4 करोड़ से ज्यादा केसेस इंडिया में आज के दौर में पेंडिंग है, और मैक्सिमम इसमें से वो हैं जो सिविल केसेस हैं, और ये लोअर जुडिशरी में इतनी ज्यादा है। तो जरूरी है कि इसमें कुछ एथिकल फ्रेमवर्क लाया जाए, एंड एथिकल फ्रेमवर्क लाना इसलिए भी जरूरी है, चीजी लाइन यहाँ पे ये है कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंजॉइंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इफ यू वांट टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मस्ट बी देयर, इट इज अ नेसेसिटी। द कंडक्ट ऑफ द जज शुड देयरफॉर ऑलवेज बी above reproach, कि जो भी जज का कंडक्ट होगा वो एक्सपेक्टेड लाइन से भी ऊपर होना चाहिए, राइट। तो अभी के हिसाब से जो बिहेवियर या फिर जुडिशरी में अगर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को आपको रिमूव करना है उनके ऑफिस से, तो उसमें 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं, they can be removed based on their proved misbehavior और incapacity। पर ये misbehavior क्या होगा और incapacity क्या होगी ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है आज के दौर में, राइट। तो there must be a definition, proper definition, और सेकेंड ARC ने भी यही रिकमेंड किया है। और इम्पोर्टेंट बात, एनजैक जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 में जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, राइट, देयर वाज समथिंग नोन एज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एनजैक, जिससे लाया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो उस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ऑलरेडी उसे रद्द कर दिया गया था, राइट।
तो ये इम्पोर्टेंट बात है। इसे कब सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया? 2006 में एनजेक लाया गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो 4th जजेस केस है, राइट, एनजेक केस, उसमें इसे रद्द कर दिया। नेक्स्ट आता है कि नेशनल, हाँ, इन्होंने एक और बात कही कि इंडिया में जुडिशरी में, सॉरी मुझे एक मैसेज आ गया था इंपॉर्टेंट, इसलिए थोड़ा डिले हुआ। तो जो इंडिया में जो जुडिशरी है उसमें जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसे एनफोर्स करने के लिए एक नेशनल जुडिशियल काउंसिल बनाई जानी चाहिए। बस इतना काफी है आपके लिए। ये आपने किसी भी पेपर में मेंस में लिख देना है, नेशनल एक जुडिशियल काउंसिल होनी चाहिए। और इस नेशनल जुडिशियल काउंसिल का जो हेड है ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। बस इतना काफी है, राइट। एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया जाए इनके लिए भी, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए इनके लिए भी, उसे एनफोर्स करने के लिए नेशनल जुडिशियल काउंसिल होनी चाहिए। और एक एनजैक बनाया जाए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ताकि एक तरीके की मतलब ट्रांसपेरेंसी रहे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। पब्लिक सेक्टर में इंडिया में बहुत ज्यादा करप्शन है। हम 3rd चैप्टर में आ गए हैं, इसे कैसे डील किया जाए इस पे भी इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, राइट। और पब्लिक सेक्टर में करप्शन इंडिया में कहाँ से शुरू हुआ, ये इंपॉर्टेंट, ये ट्रेस करते हैं। नंबर 1 तो करप्शन का कारण हमने ऑलरेडी देख लिया, कॉलोनियल लेगेसी थी। मास्टर्स माना जाता था आपके जो भी पब्लिक सर्वेंट है, तो वो एक्सप्लॉइट करते थे, उनका एक्सप्लॉइटेटिव माइंडसेट था, उसी की वजह से करप्शन बढ़ा। दूसरा, ये कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उस टाइम जो है शॉर्टेज बढ़ गई, और जहां पे भी चीजों की शॉर्टेज होती है ना, उस टाइम जो जो पीपल इन पावर है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो उस शॉर्टेज का यूज करे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। तो इससे करप्शन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर दूध की शॉर्टेज हो जाए, तो जो मतलब डेयरी इंडस्ट्री में, मतलब कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई सरकारी डेयरी फार्म है, तो वहां पे अगर कोई ऑफिसर है, वो क्या करेगा कि वो एकदम सारे दूध को इकट्ठा कर देगा, अपने एक शेल्टर वेल्टर में कहीं पे रख देगा, और उसके बाद और ज्यादा प्राइस बढ़ने देगा पहले, उसके बाद वो दूध को बेचेगा। दूध वाला एग्जांपल बड़ा सही नहीं है यार ये। मान लो चीनी की शॉर्टेज हो गई, राइट, और ये चीनी की जो स्टोरेज है, ये इशू आया था 2013 में, सरकार, पूरी सरकार गिर गई थी, चीनी की इतने प्राइस बढ़ गए थे, आपको याद होगा। तो इस तरीके से जब भी चीजों की शॉर्टेज होगी तो डेफिनेटली उस टाइम करप्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया में करप्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि शॉर्टेज चीजों की हो गई थी बहुत ज्यादा वॉर की वजह से। इसीलिए तो इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ उसी टाइम प्रिवेंशन ऑफ, इवन आजादी से पहले ये लाया गया इंडिया में, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट। तो 1947, तो ये फ्रेम बेसिकली पूरी इंडिपेंडेंस से पहले कर दिया गया था, बाद में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, राइट। देयर आर आईपीसी में भी कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो कि आपके करप्शन से रिलेटेड डील करते हैं, राइट। जैसे आपका सेक्शन 161, 64, ये कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आईपीसी में भी प्रोविजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि करप्शन को रोकने के लिए इंडिया में क्या क्या प्रोविजन है, तो अभी आपने ये याद रखना है। नंबर 1 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है भाई, ये दिक्कत इसमें ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, अगर आपको इसके तहत किसी को प्रोसिक्यूट करना है, ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पब्लिक सर्वेंट को अगर आपको इसमें प्रोसिक्यूट करना है, प्रोसिक्यूट, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड डिपार्टमेंट से पहले परमिशन लेनी होगी। समझ गए बात को, कि अगर कोर्ट में किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करप्शन का केस चलाना है तो पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी, तो वही परमिशन नहीं मिलती है भाई, दिक्कत यह है, राइट। इवन ये वाला जो क्लॉज है, रीसेंट अमेंडमेंट जो 2019 में लाया गया, उसमें भी इस क्लॉज को हटाया नहीं गया है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और राइट, नेक्स्ट आता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो हाँ, इसी एक्ट को 1988 में फिर मतलब रिप्लेस कर दिया गया था, फिर इस एक्ट में अभी थोड़े चेंजेस लाए गए हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि अब पब्लिक ड्यूटी का एक कॉन्सेप्ट इसमें लाया गया है, राइट। ऑल केसेस अंडर द एक्ट आर टू बी ट्राइड बाय द स्पेशल जजेस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्ट के तहत जो भी केसेस है उन्हें स्पेशल जजेस के अंडर ही ट्राई किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, एक और बात कि इस एक्ट के तहत जो भी केसेस रजिस्टर होंगे, वो केसेस आपके जो डीपीएससी है, राइट, दिल्ली स्पेशल डीएसपी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जो आपका सीबीआई है, सिर्फ
वहां पे सीबीआई में इसको रजिस्टर किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, राइट। और सारे जो करप्शन केसेस है, अगर आपको उसे जुडिशियल ट्रायल के लिए भेजना है, राइट, तो उस प्रोसिक्यूशन के लिए आपको सबसे पहले परमिशन लेनी होगी सरकार से। तो इसमें करप्शन को डिफाइन किया गया है, राइट, वगैरह वगैरह ऐसी कुछ चीजें हैं। तो सिंपल आते हैं कि एआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दी है। एआरसी ने रिकमेंडेशन दी है कि ग्रॉस परवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग टू willful violation of oath of office क्लासिफाइंग फॉलोइंग एज, हाँ, एआरसी ने कहा कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं उन्हें भी इसमें क्लासिफाई करना चाहिए, कि जैसे ग्रॉस परवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी अनड्यूली फेवरिंग और हार्मिंग समवन, ठीक है, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को भी ये करप्शन मानो। मतलब करप्शन की डेफिनेशन को वाइड करो। सेकंड एआरसी ने ये कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन की डेफिनेशन को वाइड, थोड़ा वाइड करो। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और स्क्वांडरिंग ऑफ पब्लिक मनी, ये भी इसमें आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के तहत एक ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन लाया गया कि पहले अगर ब्राइब ली हुई है, राइट, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने ब्राइब ली हुई है, तो ब्राइब लेने वाले पब्लिक सर्वेंट पे ही केस चलता था। लेकिन अब ब्राइब देने वाले, ब्राइब गिवर पे भी केस चलता है। ये इसका एक क्रिटिसिज्म है कि पहले क्या है कि अगर ब्राइब गिवर पे केस नहीं चलता था, तो कि ब्राइब गिवर क्या है कि ये डिस्क्लोज कर देता था चीजों को कि भैया इस पब्लिक सर्वेंट ने हमसे घूस ली हुई है। अब ये ब्राइब गिवर जो है डिस्क्लोज भी नहीं कर पा रहा है। इससे नेगेटिव इफेक्ट ये है, क्योंकि भैया अब तो केस इस पे भी चलेगा कि तुमने घूस क्यों दी भाई, ऑफेंस तो तुमने भी कमिट किया है। तो ये एक चेंज लाया गया था इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 2019 में। नेक्स्ट आता है कि कल्यूसिव ब्राइबरी का एक इंडिया में कॉन्सेप्ट है। ये क्या है कि देखो, दो तरीके की ब्राइबरीज है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक कॉर्सिव होती है, एक्सटॉर्शनरी, एक कल्यूसिव करप्शन होता है। कल्यूसिव का मतलब है जिसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। और इंडिया में ये जो कल्यूसिव ब्राइबरी है ये ज्यादा पाई जाती है, मतलब काफी ज्यादा ये प्रेवलेंट है कल्यूसिव ब्राइबरी। और तो आप ये कल्यूसिव करप्शन इस टर्म को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे काम होते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट का काम हो गया, टैक्स इवेजन है, इसमें भी कल्यूजन लगता है कि टैक्स इंस्पेक्टर ने कम आपके जो टैक्स असेसमेंट करी, एंड कॉजिंग डायरेक्ट हार्म टू द पीपल, एंड स्पूरियस ड्रग्स वगैरह, राइट, जैसे ड्रग की ट्रेडिंग होती है इलीगल, तो उसमें भी पब्लिक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। इन सारे केसेस में कल्यूसिव करप्शन पाया जाता है। इंडिया में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए क्योंकि दोनों पार्टीज बेनिफिट कर रही है, तो करप्शन को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है उतना ज्यादा, तो इजीली करप्शन को आइडेंटिफाई करना इंडिया में थोड़ा टफ है, राइट। तो सेकंड एआरसी कहती है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कोर्सिव एंड कल्यूसिव करप्शन। तो नंबर 1 ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट करो, and systemic reforms are very effective in combating the coercive corruption but not in collusive corruption। तो collusive corruption को रोकने के लिए behavioral reform लाओ। तो यही कमीशन ने आगे रिकमेंड भी किया कि collusive corruption needs to be dealt with by effective legal measures so that both the bribe giver and bribe taker do not escape the punishment। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि recent amendments in the prevention of corruption act, एग्जामिन देम, राइट, तो एग्जामिन देयर इम्पैक्ट, इस तरीके से कराए, तो आप लिख सकते हो कि सेकंड एआरसी ने भी यही कहा था कि दोनों ब्राइब टेकर एज वेल एज ब्राइब गिवर दोनों को पनिश किया जाना चाहिए, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमने चीजें कवर की है ना। और सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। ये क्या कहते हैं कि अगर आपको प्रोसिक्यूट करना है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, तो आपको पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सैंक्शन लेने की जरूरत है। ये एक नेगेटिव प्रोविजन भी है, इसे आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एआरसी ने रिकमेंडेशन क्या दी कि प्रायर सैंक्शन शुड नॉट बी नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज पब्लिक सर्वेंट्स हु हैव बीन ट्रैप्ड रेड हैंडेडली। मतलब जिनको रेड हैंडेडली एजेंसीज ने ट्रैप कर दिया, मान लो सीबीसी की रेड पड़ गई, ठीक है, मान लो सीबीआई की रेड पड़ गई और उन्होंने रेड हैंडेडली उसे पकड़ लिया, तो सरकार की प्रायर परमिशन की उस केस में जरूरत नहीं होनी चाहिए,
इन्होंने ये कहा। दूसरा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर शुड बी डेजिग्नेटेड एज सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर एमपीज एंड एमएलएस। तो एमपीज और एमएलए के खिलाफ ये करप्शन केस चलाना है या नहीं चलाना है, ये परमिशन सरकार ने नहीं देनी चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने देनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ इनकी रिकमेंडेशन थी। आप ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नाउ एप्लीकेबल टू सर्विंग पब्लिक सर्वेंट्स शुड आल्सो अप्लाई टू रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स। क्योंकि देखो पब्लिक सर्वेंट्स को भी सिक्योर करना बहुत जरूरी है। प्रायर सैंक्शन की जरूरत क्या है, मतलब आउटराइटली इसको रिजेक्ट नहीं करना है। जरूरत क्या है कि भैया अगर ऐसे मैलिशियस कंप्लेंट्स किसी के खिलाफ आए, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, राइट, तो वो गलत तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, अपनी ड्यूटीज वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। तो एक डिस्ट्रैक्शन, एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द ड्यूटी, ये उस तरीके से ये काम कर सकता है, राइट। तो इसी को रोकने के लिए जरूरी है कि प्रायर सैंक्शन का प्रोविजन हो, लेकिन ये रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स पे भी होना चाहिए। सेकंड एआरसी ने ये बात कही है, तो इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिए। नेक्स्ट आता है कि लायबिलिटी ऑफ करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स टू पे डैमेजेस। जो सिंपल बात है कि एआरसी ने रिकमेंड किया कि जो भी आपके पब्लिक सर्वेंट है, करप्ट है, उन पे अब लायबिलिटी आप लाओ कि जो भी उन्होंने डैमेज किए हैं करप्शन के थ्रू, उसे वो खुद पे करे। जैसे पूजा सिंघल वाला केस आया था, आई थिंक पूजा सिंघल उनका नाम था, झारखंड की जो आईएएस थी, राइट। उन पे नरेगा का जो केस बना, पता नहीं वो राइट है कि नहीं है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के जो केस बन रहे हैं, उस केस में उन ऑफिसर्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने डैमेजेस को पे करें, राइट। उन्हें ऐसे मतलब सीधा नहीं छोड़ दो। और करप्शन के जो केसेस है, उनके जो ट्रायल्स है, उनको स्पीड अप करो, ये कहा आपके सेकंड एआरसी ने। मेजर कॉज ऑफ करप्शन इंडिया में यही है कि जो जो ट्रायल्स हैं वो काफी लंबे चलते हैं, नंबर 1। और ट्रायल लंबे क्यों चलते हैं, क्योंकि मान लो एक कोर्ट ने डिसीजन दिया तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, वहां से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो ये जो एडजॉर्नमेंट्स, फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट्स प्लस जो फ्रीक्वेंट लिटिगेशन है, राइट, तो ये फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट प्लस प्रोग्रेसिव लिटिगेशन, इस टेंडेंसी को कम करने की जरूरत है, राइट। इसलिए स्पेशल जज के थ्रू ही जो है, सिर्फ स्पेशल जज के थ्रू ही आपको ये केसेस हियर करने चाहिए, और ये डे टू डे बेसिस पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी आपने ये स्पेशल जज की जो कोर्ट है इसे बंद कर दिया, लेना देना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। रेगुलरिटी लाओ अपने प्रोसीडिंग्स में। एंड देयर इज अ नीड टू फिक्स अ टाइम लिमिट फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रायल इन द करप्शन केसेस। ये सेकंड एआरसी ने कही है बात। नेक्स्ट आता है कि करप्शन इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। देखो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर पे लागू नहीं होता है। लेकिन 1990 में जो रिफॉर्म आए हैं उसके बाद प्राइवेटाइजेशन तो इंडिया में बढ़ा है, तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो करप्शन है वो आपके पब्लिक सेक्टर में भी आगे उसका इंट्रूजन हो गया हो, राइट। इस इंट्रूजन को रोकना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि आपकी जो प्राइवेट फर्म्स हैं, ये किसी भी जो पब्लिक सर्वेंट है उन्हें घूस दे देगी, ब्राइब्स दे देगी, करप्शन में इंडल्ज हो जाएगी, ताकि उन्हें कुछ टेंडर वेंडर मिल जाए, कुछ लाइसेंस मिल जाए, लेना देना, ऐसी चीजों में ये इन्वॉल्व होती है। इसे रोकना जरूरी है। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो इन सारी चीजों पे लागू होते हैं जहां पे पब्लिक सर्वेंट के साथ उनकी डीलिंग है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का अपना इंटरनल मैटर पे ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होती, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट एआरसी ने क्या कहा, एआरसी ने कहा कि वो सारे प्राइवेट सेक्टर के जो जो आई मीन एजेंसीज है जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक्ट उन पे भी लागू होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट। और वो सारी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि सब्सटेंशियल पब्लिक फंडिंग ले रही हैं, उन पे भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू होना चाहिए। और बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या है कि बिना नाम वाले ट्रांजैक्शन, सिंपल, आप इफेक्टिवली ये ट्रांजैक्शन आपके बीच और किसी दूसरे आदमी के बीच हुई है, पर क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट है, आप नहीं चाहते कि ये आपके नाम से ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, तो क्या होगा कि आप किसी दूसरे या तो फ्रॉड नाम
या फिर अपने फैमिली के किसी दूसरे आदमी के नाम से ये प्रॉपर्टी ले लोगे, दैट इज योर बेनामी प्रॉपर्टी, कि आपके नाम से वो प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और के नाम से है। वो नाम फ्रॉड भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, लेकिन वो आपका नहीं है, सिंपल बात। तो इसके लिए बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट ऑलरेडी इंडिया में है, राइट। इनको फॉरफिट करने का इसमें प्रोविजन है, सिंपल बात है, राइट। तो सेकंड ARC ने रिकमेंड क्या किया कि देयर शुड बी एन इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, जो राइट। तो ये उतना जरूरी नहीं है बेनामी प्रॉपर्टी वाली रिकमेंडेशन इनकी। ये इंपॉर्टेंट है कि विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2006 में क्या है कि इंडिया में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया था, ये आया आपका विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, ये आपका 2013 में आया है, राइट। इंडिया में ऑलरेडी एक कानून है विसल ब्लोअर्स के प्रोटेक्शन के लिए, 2013 में लाया गया है, तो उस रेफरेंस से इन्होंने ये रिकमेंडेशन दे रखी हुई है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, एथिक्स के लिए जानना जरूरी है। नंबर 1 कि ये जो है आपके इंटरनल फ्रॉड्स को डिस्क्लोज करते हैं और इससे इंटरनल अकाउंटेबिलिटी आती है ऑफिस में। नंबर 2 क्यों ये जरूरी है, विसल ब्लोअर्स, अब विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं भाई, सीटी बजाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉड हो रहा है कुछ, तो विसल ब्लोअर क्या है, सीटी बजाने आ जाएंगे फ्रॉड मत करो, या फिर वो रिपोर्ट कर देंगे ऊपर के अपने ऑफिसर्स को कि ये फ्रॉड हो रहा है भैया यहाँ, उन्हें हम कहते हैं विसल ब्लोअर्स इंटरनल डिपार्टमेंट में। नंबर 1 ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं, राइट, करप्शन इससे कम होगा। नंबर 3 इससे गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है ये भी बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनल प्रेशर होगा लोगों पे, जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है सब पे एक दूसरे का प्रेशर रहेगा कि हमें कोई भी ऐसा करप्शन नहीं करना है, राइट। तो इससे पब्लिक वर्क्स की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इसलिए विसल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करना और विसल ब्लोइंग के कल्चर को प्रोटेक्ट करना और इसे प्रमोट करना बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन इसमें कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पर्सनल आई मीन देयर इज एन एथिकल इशू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वर्सेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, कि आपकी और हो सकता है अब ये विसल ब्लोइंग सिर्फ सरकार में थोड़ी ना होगी, ये विसल ब्लोअर्स जो हैं ये आपकी प्राइवेट कंपनी में भी हो सकती है। अब प्राइवेट कंपनी का विसल ब्लोअर आके सरकार को डिस्क्लोज कर जाए कि हमारी कंपनी ऐसा ऐसा करप्शन कर रही है, तो इसका मतलब वो कंपनी के खिलाफ अपनी आई मीन कंपनी के लिए, जिस कंपनी ने उसे एम्प्लॉयमेंट दी उस कंपनी के साथ वो धोखेबाजी कर रही है, राइट। तो ये दिक्कत है इसमें, ये एक एथिकल इशू इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ऐसे कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं इसमें जो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी अ प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिमाइजेशन ऑफ कैरियर, राइट। एंड आई मीन विसल ब्लोअर्स को फिर कुछ दिक्कतें भी आती है। दिक्कतें क्या है कि नंबर 1 इनका जो करियर है वो विक्टिमाइज हो जाता है, कि डिपार्टमेंट में लोग इन्हें अच्छे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कि शिकायत हुआ है तो शिकायत करता रहता है, राइट। नंबर 2 इनकी क्या अपनी दिक्कत आती है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी इन पे रहता है। नंबर 3 इनकी पर्सनल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी ये भी डेंजर में रहती है, राइट। विसल ब्लोअर्स की इन्हें मार भी सकते हैं कोई। तो इन सारी चीजों की केयर की जाए, ये आपको बोला ARC ने। नेक्स्ट आता है कि सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब देखो सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस को रोकने के लिए इंडिया में ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर एक ऑलरेडी एक ऑफिस है, आई मीन देयर इज सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, एक इस तरीके की एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, राइट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, मिनिस्ट्री में। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, राइट, हाँ। तो ये ऑलरेडी इस तरीके के प्रोविजन हैं इंडिया में। और एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको बाद में फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एंड पेटेंट्स एक्ट। ये सारे एक्ट है जो कि आपके सीरियस फ्रॉड्स को, राइट, काउंटरफीटिंग को, टैक्स इवेजन को, है ना, डिस्टॉर्टिंग द शेयर मार्केट्स, इन सारे सीरियस फ्रॉड्स को ये रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसमें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उतना रेलेवेंट नहीं है अभी। नेक्स्ट आता है कि प्रायर कंकरेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस अंडर DSPE एक्ट। तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जहाँ से CBI अपनी पावर्स ड्रॉ करती है, तो उसमें प्रायर कंकरेंस की ज़रूरत होती है, राइट।
नंबर 1 प्रायर कंकरेंस ऑफ स्टेट, नंबर 2 प्रायर कंकरेंस ऑफ सेंटर। होता क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय किसी स्टेट में लगा हुआ है तो उन्हें सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट से जो है कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी वो स्टेट में जाकर के उसे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि जनरल कंसेंट दे के रखती है उन्हें कि ठीक है, अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड आपका मामला है तो आप हमारे स्टेट में आकर के उसे अरेस्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं जनरल कंसेंट। पर रिसेंटली सीबीआई से ये जनरल कंसेंट बहुत सारे स्टेट्स ने विड्रॉ कर दिया, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, आपका राजस्थान हो गया, इन सारे स्टेट्स ने इसे विड्रॉ भी कर दिया है। ये जनरल कंसेंट काम करता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग। लेकिन एक होता है स्पेशल कंसेंट, ये स्पेसिफिक केस के लिए होता है, फॉर एग्जांपल मर्डर केस हो गया वगैरह वगैरह। तो इन केसेस को अगर इन्वेस्टिगेट करना है सीबीआई को तो वो स्टेट से स्पेशल कंसेंट लेना होगा। एक सीबीआई पे और ऑब्लिगेशन है कि अगर उसे कोई करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कोई केस रजिस्टर करना है तो उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये प्रोविजन ऑलरेडी है, राइट। ये प्रोविजन ऑलरेडी है कि आपको पहले सरकारी डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट के हेड से परमिशन लेनी होगी, तभी आप उसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो एआरसी ने क्या कहा कि ARC is the view that it would be necessary to protect the honest civil servants from undue harassments, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए इस प्रोविजन का, राइट। तो सिंपली आप लिख सकते हैं कि अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे क्वेश्चन आया, सिंपल आप यही चीज लिख सकते हैं कि देयर शुड नॉट बी अ मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स अंडर, देखो आर्टिकल 311 के तहत सिविल सर्वेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है कि अगर उन्हें उनके ऑफिस से रिमूव करना है तो सिर्फ वही अथॉरिटी जिसने उसे अपॉइंट किया है या उससे बड़ी कोई अथॉरिटी वही उन्हें रिमूव कर सकती है। इट मींस सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में आईएएस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे रिमूव कर सके, प्रेसिडेंट से बड़ी इंडिया में कोई अथॉरिटी नहीं है, राइट। ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। तो ये प्रोटेक्शन कहाँ से मिली है? आर्टिकल 311 से। एक और बात इसमें लिखी है कि अगर आपको किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ कोई केस लगाना है, सस्पेंड करना है, तो उसे हियरिंग के चांस देने चाहिए, कि उसे अपना व्यू रखने के लिए चांस मिलने चाहिए। ये प्रोविजन है आर्टिकल 311 पे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मतलब जो ये एआरसी है, इन्होंने क्या रिकमेंड किया? सरप्राइजिंगली इन्होंने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 311 को हटा दो। इट नीड नॉट टू कंटिन्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टेड देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। एक अलग से कानून बनाओ, इस आर्टिकल को हटाओ, कानून बनाओ जिसमें कि सारी चीजें बताई गई हो रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विस से रिलेटेड, और रिमूवल का पूरा प्रोसेस क्या होगा, राइट। किस तरीके से, आई मीन आर्टिकल 311 में बहुत वेग सी चीजें बताई हुई है कि हाँ ऐसे ऐसे ये प्रोसेस रहेगा, राइट। इन्हें हियरिंग का अधिकार होगा, पर कहाँ वो हियरिंग कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी या प्रेसिडेंट के सामने होगी? ये कोई बात नहीं इसमें लिखी हुई है, राइट। तो मतलब एक इलेबोरेट ये प्रोसेस भी होना चाहिए और इसके लिए अलग से कानून बनाओ, ये कहा आपके एआरसी ने। ये आप रिकमेंडेशन उसमें लिख सकते हो। तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ये वही सारी चीजें हैं कि कोई भी आपकी जो मिनिस्ट्री है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आई मीन ले सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय पे सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने छोड़ दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क करप्शन रोकने के लिए अभी के हिसाब से क्या है, राइट। अभी ये आई थिंक 1.5 घंटे की ये वीडियो बन चुकी है, इससे ज्यादा तो 10-12 पेजेस कल के लिए बच जाएंगे हमारे, राइट। 59 पेजेस की है, 40 पेजेस अभी कवर करेंगे, कल के लिए 20-22 मिनट की वीडियो बच जाएगी, क्योंकि इसके आगे उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडिया में क्या है? देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, यस, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला क्या है? मतलब वो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अवेलेबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन।
इसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, यस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी डिपार्टमेंट है उसमें अलग से विजिलेंस यूनिट्स बनी होती है। हर डिपार्टमेंट में अपने चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, राइट, वो IAS रैंक के होते हैं। उनका काम यही होता है इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर करप्शन ना हो डिपार्टमेंट के अंदर। फिर आता है CBI, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, CBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये पावर ड्रॉ करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, लेकिन ये स्टैट्यूटरी नहीं है, याद रखनी है ये बात, राइट। तो ये भी इस CBI के अपने एंटी करप्शन डिवीजन रहता है एक, और एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग रहती है, राइट। ये जो स्पेशल क्राइम्स डिवीजन है ये वो डिवीजन है CBI का जो ये रेप मर्डर वगैरह केसेस देखते हैं। बाकी ये दोनों डिवीजन आपके फाइनेंशियल क्राइम्स से रिलेटेड डील करते हैं, तो CBI भी है इसमें। और क्या है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने डिपार्टमेंट्स है, राइट। ऊपर से अब लोकपाल और लोकायुक्त भी आ गए हैं, राइट, ये 2013 में बने हैं, लेट बने हैं, ARC उससे पहले आई थी। तो इन्होंने इवेल्युएशन प्रोवाइड किया एंटी करप्शन मशीनरी की इंडिया में, कि नंबर 1 CBI का जो कन्विक्शन रेट है ये बहुत लो है। इंपॉर्टेंट बात है, CBI का कन्विक्शन रेट इंडिया में काफी लो है करप्शन के केसेस में, राइट। दूसरी इवेल्युएशन ये क्या देखते हैं कि देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड, राइट। तो जो केसेस रजिस्टर हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, उन रजिस्टर्ड केसेस में इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। और पेंडिंग भी बहुत है केसेस, करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, पेंडेंसी इज ग्रेट। और cases disposed of in the trials each year is much less than the number of cases filed। तो मतलब ये पेंडेंसी तभी तो बढ़ेगी भाई, मतलब अगर अगर मान लो नंबर ऑफ केसेस 2 फाइल हो रहे हैं और डिस्पोज इसमें से एक ही हो रहा है, तो इट मीन्स पेंडेंसी बढ़ रही है। यही तो ये कह रहा है कि केसेस की फाइलिंग ज्यादा है और डिस्पोजल कम है, राइट। तो ये इनकी इवेल्युएशन है। देखो, जो भी कमीशन या कमेटी अपॉइंट हो की जाती है वो वही चीजें बोलती है जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट इसीलिए होती है कमीशंस की, ताकि मतलब ये जता सके सरकार की कुछ हो रहा है, राइट। बाकी आपने मैक्सिमम कमीशन अगर देखना है, विवेक ओबेरॉय कमेटी देखो, वो क्या रिकमेंडेशन किया कि प्राइवेटाइज कर दो रेलवे को। भाई पता है हमें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा रेलवे को, तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी। वही चीजें वो 250 की रिपोर्ट में वो यही चीजें बोलते रहते हैं, बस डेटा फैक्ट यही एनालाइज ये करते हैं, लास्ट में 2 पैरा का वो रिकमेंडेशन अपना दे देंगे। ARC का भी ऐसा ही है, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख देना कि ये ARC ने रिकमेंड किया है। ये तो हम बस एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों का कि हाँ क्या क्या पॉइंट्स आप इसमें पॉइंटर्स ऐड कर सकते हैं चीज़ों का। बाकी कहीं पे भी कंक्लूजन में लिखना हो लिख देना कि ARC ने ये रिकमेंड किया है। वो ARC की 1200 पेजेस खोल के एग्जामिनर नहीं बैठेगा कि हाँ कहाँ जैसे ये बात लिखी है ARC की, सिंपल बात ही है, ठीक है, राइट। तो कमीशन का क्या व्यू है इस पे कि लोकपाल इस्टेब्लिश होना चाहिए, हो चुका है ऑलरेडी। और लोकपाल का जो चेयरमैन है वो जुडिशरी से होना चाहिए, भाई ऑलरेडी ये है प्रोविजन, हमें नहीं पढ़ना है ये, क्योंकि उस टाइम नहीं था भैया, लोकपाल उतना नहीं आया हुआ था उस वक्त, राइट। इसलिए ये प्रोविजन इसमें लाया गया है। लोकपाल तो बाद में आया, ARC की रिपोर्ट पहले। एंड प्राइम मिनिस्टर शुड बी केप्ट आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ राष्ट्रीय लोकपाल, ये एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है। अगर वो आपको कहे कि मतलब राष्ट्रीय लोकायुक्ता, मतलब उस टाइम जो स्ट्रक्चर है ना लोकपाल और लोकायुक्ता का, ये कुछ डिफरेंट था। लोकपाल जो है ये लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से डील करने के लिए था और लोकायुक्ता आपके हायर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब उल्टा है, अब लोकपाल आपके सेंटर के लिए है, लोकायुक्ता आपके स्टेट के लिए है। मतलब उस टाइम इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट इमेजिन कर रखा हुआ था लोगों ने, अब जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो इन्होंने रिकमेंड यही किया कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है इसे बाहर रखना चाहिए फ्रॉम द परव्यू ऑफ लोकपाल, सिंपल बात। तो आप ये लिख सकते हैं, अगर आपसे कहे कि लोकपाल को असेस करो, इसकी इसकी एफिशिएंसी को असेस करो, तो अगर वो आपसे ये भी पूछे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट नीड ऑफ इंक्लूजन ऑफ द एक्सक्लूडेड ऑफिसेज अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल, तो भी आप ये बात लिख सकते हो कि हाँ प्राइम मिनिस्टर को
आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ लोकपाल रखने की रिकमेंडेशन एआरसी की भी थी। वो क्यों है? क्योंकि भैया प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है ना, ये अनचैलेंज्ड होना जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे आर ऑलरेडी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट विच इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री, अगर उसके लिए अकाउंटेबिलिटी ऑलरेडी है, तो लोकपाल जो कि सबऑर्डिनेट बॉडी है पार्लियामेंट की, राइट, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी रखना, इट वुड नॉट बी एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और लोकायुक्त के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट अ प्रोविजन। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लिख सकते हैं कि लोकपाल के रिगार्डिंग जो इनकी रिकमेंडेशन थी एआरसी की, एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होनी चाहिए। आज के दौर में ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना, लोकपाल इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिया में, स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। तो सीवीसी एक्ट के तहत ये बना है, राइट। इवन इनका अलग से अपना एक्ट नहीं है, बात ये भी है, ठीक है। तो राइट, नो देयर इज अ सेपरेट एक्ट एक्चुअली, हाँ। तो इनके लिए सेपरेट एक्ट है इंडिया में, लेकिन उसी एक्ट से सीवीसी एक्ट भी अमेंड किया गया था। तो ये लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है अभी के हिसाब से। पर एआरसी ने क्या रिकमेंड किया? दे शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लोकायुक्ता शुड बी मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ जुडिशियल मेंबर्स इन चेयर। ये वही सारी चीजें हैं। ईच स्टेट शुड कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेट विजिलेंस कमीशन। यस, इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंडिया में है, वैसा ही हर स्टेट में अपना गाइस हाँ, तो जैसा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, वैसा ही स्टेट विजिलेंस कमीशन भी होने चाहिए हर स्टेट में। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, आपका जो एआरसी है, इन्होंने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त तो ठीक है स्टेट और सेंटर के लिए, लेकिन लोकल लेवल की गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी बनाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए लोकल एम्बुड्समैन की इन्होंने बात कही थी कि हर स्टेट में पंचायती राज की अकाउंटेबिलिटी के लिए भी लोकपाल और लोकायुक्त जैसी एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। लोकल लेवल पे ओम्बुड्समैन होना चाहिए। बस ट्रांसपेरेंसी की बात कही थी, ये रिकमेंडेशन आपने याद रखनी है। कहीं पे भी पीआरआई की बात आए, इनके अकाउंटेबिलिटी की बात आए, तो सेकंड एआरसी की ये बात लिख देना कि कमीशन ने रिकमेंड किया था, सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया था कि देयर शुड बी अ लोकल एम्बुड्समैन, राइट। क्योंकि इससे करप्ट अभी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद से करप्शन बढ़ा है इंडिया में। इमेजिन किया गया था कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो करप्शन कम होगा, बट करप्शन बढ़ा है इंडिया में, क्योंकि लोकल बॉडीज जो है ये इनएफिशिएंटली काम कर रही है, इनमें फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है, राइट। प्रूडेंसी इज नॉट देयर इन देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आता है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के कल्चर को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। वही बात है कि प्रोसिक्यूशन अगर आपको आज के दौर में करना है तो आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है। पर इन्होंने, कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है कि कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ है, उस केसेस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपको अगर जो भी कोई प्रोसिक्यूशन करनी है उन केसेस में, राइट, जैसे अगर रेड हैंडेडली किसी को पकड़ा गया, उन केसेस में किसी भी ऐसी परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और परमिशन देने वाली अथॉरिटी भी कौन होनी चाहिए? सीवीसी। कमीशन ने ये रिकमेंड किया है। दूसरी बात कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, राइट, इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेटिंग टूल होने चाहिए और इनके जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है नई ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, राइट। तो ट्रेनिंग अप स्किलिंग, इन सारी चीजों का प्रावधान हो। ये सारी चीजें क्या कही, किसने कही? सेकंड एआरसी ने। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शुड बी वेल इक्विप्ड विद इकोनॉमिक, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग ऑडिट, कि इनमें ऑडिटिंग की स्किल्स भी होनी चाहिए भैया, राइट। लीगल और टेक्निकल एनालिसिस का ये सारी स्किल्स इनके पास होनी चाहिए। एंड इट वुड बी एडवाइजेबल टू हैव ऑफिसर्स इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टिगेशन को बेटर करने के लिए इन्होंने एक और बात कही कि जो भी आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से मत लाओ लोगों को, हर डिपार्टमेंट से इसमें लोग होने चाहिए, क्योंकि उन्हें डिपार्टमेंट वाइज उन्हें पता है कि किस डिपार्टमेंट की क्या सर्कमस्टांसेस है और किस तरीके से वो काम करता है, राइट। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये जरूरी है। और देयर शुड बी इंटर एजेंसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज।
बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है इंडिया में, जैसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हो गया, ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर काम करती है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस डिवीजन अलग से है इंडिया में, राइट। और सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, ऐसी सारी चीजें अलग अलग एजेंसीज हैं, इनके पास अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। देयर शुड बी अ ग्रिड। और इंडिया में रिसेंटली एक नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड की बात भी हुई है, राइट। बेसिकली ये ग्रिड 2009 के बाद से बनाने की बात चली हुई है, राइट। तो इस ग्रिड में भी क्या है कि सब इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंफॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें अब हम इसके आगे कल ये डिस्कस करेंगे। 20-22 मिनट की वीडियो बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। तो आई होप ये वीडियो गाइस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बीच में हाँ 1-2 इन्फॉर्मेशन इसमें गलत आ गई थी, राइट। आई होप आप उसको करेक्ट कर लेंगे। बाकी क्योंकि मेरा गला अब ठीक काम नहीं कर रहा है, आई कैन नॉट कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।